जगत मेहरा 8वीं दुकान में दाखिल हुआ। ये एक पश्चिमी रेस्तरां था। वेटर को देखते हुए जगत मेहरा ने अपना फोन उठाया। वो कहने ही वाला था कि वह किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन अगले ही पल वो एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि अव्यवस्था और तेज गंध के बीच उसे सहज रूप से एक बेहद हल्की लेकिन बहुत ही खास गंध महसूस हुई। जब पहली बार उसे ऐसा ही एहसास हुआ तो उसने मृत चूहे की गंध के साथ एक विशाल उल्लू की गंध को भी महसूस किया, लेकिन उस समय उसे बस यही महसूस हुआ कि वो गंध बहुत ही खास थी। उसके दिमाग में मौजूद गंध डेटाबेस से उसका कोई मेल नहीं था। उसे उससे मिलता जुलता कोई जीव नहीं मिला, इसलिए वो बहुत उत्सुक था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उत्परिवर्तित जीवों की गंध उसी प्रकार के अन्य जीवों से पूरी तरह से अलग होती है, और ये ऐसी चीज थी जिसे वो पहले खुद से महसूस नहीं कर पाता था। इसलिए वह जानता था कि अगर वास्तव में कोई दूसरा पिशाच होता तो उसे दूसरे पक्ष से आने वाली उस विशेष गंध को सूंघने में सक्षम होना चाहिए था। और अब उसे वो गंध महसूस हुई, हालांकि ये इतना धुंधला था कि इसे देखना लगभग मुश्किल था। उसे ये भी संदेह था कि अगर वह इस प्रकार की गंध के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं होता, और अगर ये किसी अन्य प्रकार की गंध होती, तो वह इस हद तक क्षीण हो जाती। अपनी वर्तमान सूंघने की क्षमता के बावजूद अगर वह जानबूझकर भी चाहे तो शायद वह इसे सूंघ न पाए। साथ ही यह अर्धबंद स्थान की बदौलत ही संभव हो पाया। वेटर की ओर देखते हुए जगत मेहरा ने अपना फोन तो उठाया, लेकिन उसके शब्द बदल गए। मेरा दोस्त दोपहर में खाना खाने आया था और यहां कुछ छोड़ गया है। उसने मुझे आकर उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहा है। ओह, इससे पहले आपका दोस्त कहाँ बैठा था? वेटर ने विनम्रता से पूछा। जगत मेहरा ने गंध की दिशा पहचानने की कोशिश की, लेकिन गंध बहुत हल्की होने के कारण कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई। वह केवल अपने अनुमान के आधार पर ही संभावित स्थान का अंदाजा लगा सका। उसने दाहिने कोने में रखी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वहीं होनी चाहिए। वेटर उसे कोने में स्थित मेज तक ले गया। वहां एक दंपत्ति भोजन कर रहे थे। वेटर द्वारा स्थिति समझाने के बाद वे सहयोग करते हुए उठ गए। फिर जगत मेहरा सीधे मेज के नीचे छिप गया। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन वास्तव में वो ध्यान से सूंघ रहा था। कुछ सेकंड बाद जगत मेहरा उठा, दंपति को धन्यवाद कहा और वेटर से बोला, मुझे वो नहीं मिला। क्या मैं आपकी दुकान में लगे सर्विलांस फुटेज देख सकता हूं? हो सकता है कि वह यहां आने से पहले ही इसे खो बैठा हो और दुकान में न लाया हो। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन गंध की पुष्टि हो जाने से वो बहुत उत्साहित था। उसे लगभग यकीन था कि यहां पहले कोई विकृत प्राणी बैठा था, और संभावना के लिहाज से वो अगस्त कासुमी के पीछे छिपा पिशाच ही था। इसमें कोई संदेह नहीं था। वेटर जगत मेहरा को मैनेजर से मिलवाने ले गया। मैनेजर अधीर नहीं था और उसने सीधे वेटर से उसे निगरानी फुटेज दिखाने के लिए कहा। आपके दोस्त एक बेहद आकर्षक पुरुष और एक बेहद अनोखे हेयर स्टाइल वाली महिला है ना? वेटर ने जगत मेहरा को निगरानी फुटेज दिखाने ले जाते हुए कैजुअली पूछा। इस सवाल ने जगत मेहरा को चौंका दिया। एक सुंदर पुरुष और एक अनोखी हेयर स्टाइल वाली महिला, क्या वास्तव में एक से अधिक व्यक्ति थे? आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपके यहां इतने सारे मेहमान आते हैं और फिर भी आपको वे याद रहते हैं। जगत मेहरा ने वेटर की बात सुनी। वह जानता था कि अगर वेटर को यकीन नहीं होता तो वह ऐसा नहीं कहता। ओह, क्योंकि वे लगभग 3 बजे तक नहीं निकले और ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बहुत कम खाना खाया, खासकर वह आदमी, उसने तो लगभग कुछ खाया ही नहीं, और वह महिला भी बहुत कम खा रही थी। वे सब कंप्यूटर पर खेल रहे थे। वैसे महोदय, आपके मित्र ने क्या खोया? क्या इसे खोने वाला पुरुष था या महिला? ओह, ये वही आदमी है। उसने कहा कि उसे चाबी नहीं मिल रही है। जगत मेहरा ने वेटर की बातों पर गौर किया और लापरवाही से जवाब दिया।
हाँ, क्या बात। वेटर ने जब सर्विलांस वीडियो चेक किया तो उसे अचानक पता चला कि आज सर्विलांस द्वारा स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो गायब हो गए थे। माफ कीजिए, लगता है निगरानी प्रणाली में कुछ समस्या आ गई है। आज के सारे वीडियो गायब हो गए हैं। वेटर ने माफी मांगते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगा। जगत मेहरा को इस स्थिति में कोई अजीब बात नहीं लगी। चूंकि दूसरे पक्ष के पास ये क्षमता थी, इसलिए रेस्तरां के निगरानी वीडियो को हटाना स्वाभाविक था। हालांकि जगत मेहरा निराश नहीं हुआ। कम से कम उसे मुख्य व्यक्ति के सुराग मिल गए थे और उसने साबित कर दिया था कि उसका बात का अनुमान सही था। उन दोनों के बीच संबंध कैसा है? क्या उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था? वह सीधे तौर पर यह नहीं पूछ सकता था कि वे दोनों कैसे दिखते हैं। आखिर वो उनका दोस्त था। वो केवल अपने दोस्त की हालत से संबंधित प्रश्न ही पूछ सकता था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे उसे निष्कर्ष निकालने में मदद मिल सके। ये देखने में कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं, वेटर ने सिर हिलाते हुए कहा। रेस्तरां से निकलने के बाद जगत मेहरा थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर रुकी और फिर सड़क के दूसरी ओर तिरछे में स्थित एक कपड़ों की दुकान की ओर चली गई। वह सीधे स्टोर मैनेजर के पास गया और फिर कुछ चिंतित भाव से बोला, हेलो, बात कुछ इस तरह है। मेरे परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ता भटक गया है। मैंने दोपहर में उसे यहां देखने वाले किसी व्यक्ति से पूछा था। क्या आप मुझे अपने निगरानी वीडियो देखने देंगे ताकि पता चल सके कि वह यहां से गुजरा था या नहीं? स्टोर मैनेजर ने बिना किसी झिझक के किसी को जगत मेहरा को स्टोर में लगे सर्विलांस वीडियो को देखने के लिए भेजने को कहा। वीडियो तो ठीक ठाक था, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। वीडियो में सड़क का आधा हिस्सा ही कैद हुआ था और वह भी सड़क के दूसरी ओर स्थित रेस्टोरेंट के दरवाजे से काफी दूर था। स्टोर मैनेजर को धन्यवाद देने के बाद जगत मेहरा ने कुछ देर तक सड़क का जायजा लिया और फिर रेस्तरां के ठीक सामने वाली तरफ स्थित एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुविधा स्टोर की ओर चल दिया। उसने इसी कारण का इस्तेमाल करके सुविधा स्टोर के क्लर्क से निगरानी वीडियो देखने की अनुमति प्राप्त की। सुविधा स्टोर में सबसे अंदर लगे निगरानी कैमरे का कोन दरवाजे और सड़क के दूसरी तरफ के हिस्से को कैद कर सकता था। बेशक, चूंकि सुविधा स्टोर रेस्तरां के ठीक उसी तरफ था, इसलिए रेस्तरां के प्रवेश द्वार की तस्वीर लेना असंभव था। लेकिन अगर वे रेस्टोरेंट के बाईं ओर से आते तो वे निश्चित रूप से सुविधा स्टोर के दरवाजे के पास से गुजरते। जगत मेहरा इस पैदल मार्ग से अच्छी तरह परिचित था। अगर अगस्त कासुमी रेस्टोरेंट के दाहिनी ओर से आती तो उन्हें बहुत दिनों बाद मिलने वाली कॉफी शॉप से होकर गुजरना पड़ता। उन्हें उन रणनीतिक स्थानों में से एक से होकर गुजरना पड़ता जिन पर वह दिन के दौरान नियंत्रण रखता था। इसलिए चूंकि दूसरे पक्ष को वह देख नहीं पाया, इससे साबित होता है कि वे रेस्तरां के बाईं ओर से ही आ सकते थे। वह किसी अन्य पैदल मार्ग का प्रवेश द्वार होना चाहिए और ये उन प्रवेश द्वारों में से एक था जिन पर जगत मेहरा दिन के समय नियंत्रण नहीं कर सकता था। यदि बहुत दिनों बाद मिलने वाली कॉफी शॉप ही उनका गंतव्य था तो चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पैदल सड़क पर पहुंचने से पहले ही दूसरे पक्ष ने एक योजना बना ली थी और वे सीधे रेस्तरां चले गए थे। जगत मेहरा ने सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो की जांच की और यह दोपहर 2 बजे से लगभग 12 बजे तक तेजी से आगे बढ़ा और फिर धीमा हो गया। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष अधिकतम 12 बजे तक पहुंच जाएगा ताकि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 11:37 बजे जगत मेहरा ने स्क्रीन पर एक पुरुष और एक महिला को गुजरते हुए देखा। हालांकि जगत मेहरा ने वेटर से उन दोनों के पहनावे के बारे में नहीं पूछा, फिर भी उसे 90% यकीन था कि वे वही लोग थे। दोपहर के समय पहले व्यक्ति ने सूट और कमीज पहनी हुई थी और बाहर का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाल चमकदार थे और वो बहुत शांत दिख रहा था। वहीं
दूसरे व्यक्ति की चोटी थोड़ी गंदी थी और उसके पास एक बैग था जिसमें लैपटॉप था। क्योंकि सुविधा स्टोर का क्लर्क भी उसके साथ वीडियो देख रहा था, इसलिए उसने पॉज बटन नहीं दबाया। लेकिन उसकी तेज नजर की वजह से उसे बारीकियों को देखने के लिए पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ और मिनट देखने के बाद जगत मेहरा ने कहा कि उसे वह व्यक्ति नहीं मिला। क्लर्क को धन्यवाद देकर वह दुकान से चला गया। सुविधा स्टोर से बाहर निकलने के बाद जगत मेहरा ने आकाश में चंद्रमा की ओर देखा। उसका तनावग्रस्त मन आखिरकार शांत हो गया और उसका मूड भी सुकून भरा हो गया। हालांकि वो अभी भी पिशाच की पहचान की पुष्टि करने से बहुत दूर था और वो पिशाच के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जगत मेहरा को कम से कम इतना तो पता था कि पड़ोसी शहर की उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद कम से कम रात में वो सही रास्ते पर था। पश्चिमी रेस्तरां से मिली जानकारी और सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो में देखे गए दृश्य को याद करते हुए जगत मेहरा कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा। एक रेस्तरां में आ रही गंध से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां केवल एक ही विकृत प्राणी था, यानी उन दो प्राणियों में से केवल एक ही पिशाच था। 2. वेटर के विवरण के अनुसार उस आदमी ने कुछ नहीं खाया और महिला ने बहुत कम खाया। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह आदमी पिशाच था और महिला नहीं। इसके अलावा सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो से पता चलता है कि दोपहर के तापमान में भी उस आदमी ने बहुत तंग कपड़े पहने हुए थे। संभवतः उसे जगत मेहरा की तरह ज्यादा पसीना नहीं आया होगा। 3. वेटर के विवरण के अनुसार महिला कंप्यूटर का उपयोग कर रही थी, इसलिए यह बहुत संभव था कि गैर पिशाच महिला को हैकिंग का कुछ ज्ञान हो। इसके अलावा सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो से यह देखा जा सकता था कि कंप्यूटर वाला बैग उसकी पीठ पर था। 4. हालांकि सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो का कोण और वीडियो का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी जगत मेहरा दोनों व्यक्तियों के चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। हालांकि दोनों व्यक्तियों की विशेषताएं बहुत अलग थी। पुरुष के बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे और उसने फिटिंग का सूट पहना हुआ था। वेटर के वर्णन के अनुसार वो बहुत आकर्षक था। जहां तक महिला की बात है, उसकी अनोखी पोनीटेल जगत मेहरा के गंजे सिर से भी अधिक स्पष्ट थी। 5. ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोपहर 3 बजे तक नीले कपड़े पहनी महिला के जाने तक पश्चिमी रेस्तरां में ही रुके रहे। उन्होंने कॉफी शॉप जाने की पहल नहीं की। या तो उन्होंने अपना सारा ध्यान नीले कपड़े पहनी महिला पर केंद्रित कर दिया और केवल उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जो उस महिला के संपर्क में आ सकता था, या फिर उन्होंने केवल कॉफी शॉप में बैठे ग्राहकों पर ही ध्यान दिया, या फिर पोनीटेल वाली महिला ने निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए आसपास के व्यवसायों में लगे निगरानी कैमरों को हैक कर लिया हो सकता है। दरअसल कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स निगरानी कैमरे पाए गए थे और उन्हें हैक करना आसान था। जगत मेहरा को क्लॉ मशीन की दुकान और मिल्क टी की दुकान पर अपने व्यवहार की याद आई। उसे नीले कपड़े पहनी महिला का पीछा करते समय किए गए अपने व्यवहार की भी याद आई। उसे पूरा यकीन था कि कुछ भी गलत या संदिग्ध नहीं था। आखिरकार शुरू से अंत तक उसने बहुत दिनों बाद देखे गए कॉफी शॉप की ओर सीधे तौर पर न तो देखा और न ही उसके पास गया। जब नीले कपड़े पहनी महिला क्लॉ मशीन की दुकान के पास से गुजरी, तब भी उसने अपना सिर नहीं घुमाया। वो केवल तिरछी नजरों से उसे देखता रहा। उनके जाने के समय को देखकर लगता है कि शायद उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए वेटर ने कहा कि वे ठीक नहीं दिख रहे थे। फिलहाल तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वे शहर छोड़कर जा चुके थे। जगत मेहरा को अंदाजा हो गया था कि उनकी नजर में उस कमीनी पिपी काचुचू ने उन्हें धोखा दिया होगा और जानबूझकर उन्हें धोखा देकर घर से बाहर जाने का नाटक किया होगा। उन्होंने न केवल एक दिन की मेहनत बर्बाद की, बल्कि 0.3 बिटकॉइन भी बर्बाद कर दिए। बेशक अगर उन्हें पता चल जाए कि जगत मेहरा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है और उनका चेहरा देख लिया है, तो वे शायद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे।
जगत मेहरा को एक अजीब तरह की संतुष्टि का एहसास हुआ जब उसने सोचा कि वो उन्हें पहले ही देख चुका था, जबकि वे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने उनके जाने की दिशा का पता लगाने की कोशिश जारी नहीं रखी, क्योंकि अगर उन्हें पता भी चल जाता तो भी उनकी सटीक दिशा या उनकी पहचान निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा अगर वह अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के लापता होने का बहाना बनाकर सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने को कहता, तो शायद उसका उत्साही पुलिस वाला चाचा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। इसी पैदल सड़क पर एक पुलिस स्टेशन भी था। जब तक वह दूसरे पक्ष की पहचान सीधे तौर पर सुनिश्चित न कर ले, जो कि पूरी तरह असंभव नहीं था। यदि दूसरा पक्ष गाड़ी चलाकर आया हो तो वो लाइसेंस प्लेट नंबर जान सकता है और इस तरह उसकी पहचान का पता लगाना संभव हो सकता है। अगर दूसरे पक्ष का मूल शहर यहां से ज्यादा दूर नहीं था तो उसके लिए 10 घंटे के भीतर यहां पहुंचना संभव था। आखिरकार अगर पिशाच भूखे नहीं मर रहे होते तो उन्हें लंबी दूरी की यात्रा की थकान की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जगत मेहरा सीधे इस पैदल सड़क पर बने पार्किंग स्थल पर चला गया। आसपास के यातायात को देखते हुए उसे लगा कि अगर सामने वाला व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो वो यहीं पार्क करेगा। जब वो पार्किंग स्थल पर पहुंचने ही वाला था तो जगत मेहरा ने देखा कि टोल गेट पर सुरक्षा बूथ पर 3 सुरक्षा गार्ड बातचीत कर रहे थे, इसलिए वो रुक गया। वो पहले वाला बहाना इस्तेमाल नहीं करने वाला था। ऐसा नहीं था कि उसे लगता था कि सुरक्षा गार्ड कम सहानुभूति रखते हैं, बल्कि इसलिए कि दोनों पेशों की पेशेवर आदतें अलग अलग होती हैं। यहां बहुत यातायात रहता था और पार्किंग स्थल में अक्सर तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। वे अपने कार्यों में अधिक सतर्क रहने लगे, भले ही उन्हें जगत मेहरा के बहाने पर शक न हो। लेकिन अगर वे सीधे अपने नेता से निर्देश मांगते या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके सुरक्षा प्रमुख या सुरक्षा अधिकारी से पूछते तो वे आसानी से मुसीबत में पड़ जाते। भले ही ये रिश्वतखोरी का मामला हो, लेकिन जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते वे कुछ सौ रुपये के लिए जोखिम नहीं उठाएंगे। मुसीबत में पड़ना भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए जगत मेहरा कुछ देर तक दूर खड़ा रहा और तीनों सुरक्षा गार्डों की बातचीत छुपकर सुनता रहा। उसने एक योजना सोची, फिर अपना फोन उठाया और कुछ तस्वीरें निकालकर सेव कर ली। कुछ मिनट बाद जगत मेहरा गंभीर चेहरे के साथ पार्किंग स्थल की ओर बढ़ा और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को देखकर मुस्कुराया। भाई, मुझे कुछ बात करनी है। मैं आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूं। क्या ये ठीक रहेगा? सबसे अंदरूनी मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठा सुरक्षा गार्ड स्तब्ध रह गया। उसने जगत मेहरा की ओर देखा और कहा, क्या बात है? नियमों के अनुसार आप इसे यूं ही लापरवाही से नहीं देख सकते। आपको हमारे नेता के पास जाना होगा। जगत मेहरा के चेहरे पर गुस्से और उदासी के भाव साफ झलक रहे थे। 2 पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, मेरे दोस्त ने बताया कि उसने मेरी प्रेमिका को दोपहर में एक आदमी के साथ लंच और शॉपिंग के लिए यहां आते देखा था, लेकिन उसने साफ साफ कहा था कि वो आज कंपनी में ओवरटाइम कर रही है। मुझे पता है कि उस आदमी के पास कार है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं उन्हें पार्किंग में देख सकता हूं। सुरक्षा कक्ष में मौजूद तीनों सुरक्षा गार्डों ने कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखा। उनमें से एक वरिष्ठ गार्ड ने स्क्रीन के सामने बैठे अपने साथी से कहा, उसे देखने दो, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन के सामने खड़ा सुरक्षा गार्ड एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाकर जगत मेहरा से पूछा, क्या आपको पता है कि वह आदमी कौन सी कार चला रहा था? फिर उसने सीसीटीवी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। जगत मेहरा ने सिर हिलाया और उदास चेहरे से कहा, लेकिन ये शायद कोई लग्जरी कार होगी, मर्सिडीज बेंज या BMW। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है? उसका हेयर स्टाइल काफी खास है। उसने एक अश्वेत व्यक्ति की तरह गंदी चोटी बना रखी है। बस इतना ही। जगत मेहरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और फोन के फोटो एल्बम से एक गंदी चोटी वाली लड़की की तस्वीर खोली। दरअसल ये वैसी ही तस्वीर थी जो उसने अभी अभी इंटरनेट पर ढूंढी और सेव की थी। उसने जानबूझकर ऐसी तस्वीर चुनी थी जो बहुत खूबसूरत ना हो,
बल्कि जीवंत लगे। उसके बगल में खड़े दोनों सुरक्षा गार्डों ने उसे देखा और सिर हिलाकर आह भरी। बड़े सुरक्षा गार्ड ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, लगता है ये लड़की खेलने की शौकीन है। भाई, अगर तुम्हें सच में यकीन है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तो जल्दबाजी में कोई बेवकूफी भरा कदम मत उठाओ। भविष्य में जब भी किसी के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो, तो सबसे पहले उसके चरित्र को देखना याद रखना। दरअसल जगत मेहरा द्वारा इस बहाने का इस्तेमाल करने का कारण ये था कि उसने पहले ही दूर से 3 सुरक्षा गार्डों की बातचीत सुन ली थी। ये तीनों भाई सचमुच दयनीय थे। बड़े सुरक्षा गार्ड की पत्नी का अपने बॉस के साथ संबंध था। जब बॉस को इस बारे में पता चला, तो उसने सीधे उसे तलाक दे दिया। मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठा सुरक्षा गार्ड भी हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हुआ था। ब्रेकअप के एक दिन बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड ने भी एक नए बॉयफ्रेंड से रिश्ता जोड़ लिया, जिससे वो बहुत दुखी और गुस्से में था। उसे लगा कि वे दोनों काफी लंबे समय से साथ थे, इसलिए जगत मेहरा ने उनके साथ शामिल होने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ ली। दुर्भाग्यवश जगत मेहरा ने पार्किंग स्थल के निगरानी वीडियो में पिशाच और लंबे बालों वाली लड़की को नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहां गाड़ी से नहीं आए, बल्कि हवाई जहाज या बुलेट ट्रेन से आए और फिर पैदल सड़क तक गए। 3 सुरक्षा गार्डों की सहानुभूति भरी निगाहों और दिलासा भरे शब्दों के बीच जगत मेहरा पार्किंग स्थल से निकल गया। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका और रात के अंधेरे में वापस भागने के लिए तैयार था। रात में लंबी दूरी की यात्रा के लिए टैक्सी बुलाना बहुत महंगा पड़ता। चूंकि उसकी सहन शक्ति अच्छी थी, इसलिए उसने इसे एक तरह का प्रशिक्षण मान लिया। जहां तक अगस्त की कासुमी के पीछे के पिशाच और महिला हैकर का सवाल है, जगत मेहरा इसे जाने देने के लिए तैयार था। उसे वास्तव में काफी पछतावा था। अगर वह सरकार के लिए काम कर रहा होता और उसे सरकारी संसाधनों का समर्थन प्राप्त होता, तो उसे विश्वास था कि वह पिशाच की असली पहचान बहुत जल्दी उजागर कर पाएगा। हालांकि परेशान होने की कोई बात नहीं थी। वह दूसरे पक्ष के बारे में उससे कहीं अधिक जानता था जितना दूसरा पक्ष उसके बारे में जानता था। वह इस जानकारी का उपयोग करके दूसरे पक्ष की असली पहचान का पता लगाने के तरीके सोच सकता था। उसने यह भी सोचा कि अगर उसे दूसरे पक्ष की पहचान पता चल जाए, तो क्या वह पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। आखिर इंटरनेट पर मिली टिप्पणियों से तो यही लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने किसी की हत्या की होगी। अगर पुलिस आगे जांच करे तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। हालांकि अगर वह ऐसा करता, तो एक तरफ तो वो ये देख सकता था कि सरकार पिशाचों के अस्तित्व को कैसे देखती है। दूसरी तरफ अगर सरकार के पास पिशाचों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो इससे सरकार पिशाचों से होने वाले सामाजिक नुकसान का गलत आकलन कर सकती थी। अगर सरकार ये सोचती कि पिशाच सीरियल किलर है जो केवल ताजा इंसानी खून पी सकते हैं, तो जगत मेहरा, जो एक कानून का पालन करने वाला पिशाच है और आज्ञाकारी रूप से जानवरों का खून पीता है, पर आरोप लग सकता था। जब नमूनों की संख्या अपर्याप्त होती थी, तो जनता या सरकार के लिए कुछ मामलों के आधार पर पूरे समुदाय का आकलन करना आसान हो जाता था। अगर जगत मेहरा पिशाच समुदाय का मुखिया होता, तो शायद वह ये नियम बनाता कि सभी केवल जानवरों का खून पी सकते हैं और फिर सरकार के साथ सहयोग करें। वे मिलकर काम करते, सद्भाव से विकास करते और साथ मिलकर प्रगति करते। अगर कोई इंसान का खून पीने की हिम्मत करता, तो वे पुलिस के साथ मिलकर उसका सफाया कर देते। बेशक ये महज एक आकस्मिक विचार था। जगत मेहरा किसी के लिए भी निर्णय लेना नहीं चाहता था और उसे यह भी नहीं लगता था कि वो किसी के लिए निर्णय ले सकता है। पिशाचों का प्रतिनिधित्व करने की तुलना में वह एक इंसान बनकर चुपचाप समाज में घुल मिल जाना पसंद करता था। वह गुमनाम रहना चाहता था और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। साथ ही उसे अस्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि पिशाच या उसके जैसे सभी उत्परिवर्तित जीव शायद कभी भी समुदाय नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि वे एक दूसरे पर हमला करने और एक दूसरे को खा जाने की इच्छा के साथ पैदा होते प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि ये प्रवृत्ति उनकी कोशिकाओं और जीन की गहराई से उपजी थी। जैसे ही उसके विचार बेकाबू होकर दौड़ रहे थे, अचानक जगत मेहरा के मन में एक विचार आया। 100 मीटर से अधिक दूरी पर सड़क पार कर रहा व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी गर्दन को जबरदस्ती नियंत्रित कर लिया, जिससे वो अपना सिर घुमाने से रुक गया। इस क्रिया के कारण उसकी गर्दन की मांसपेशियां तुरंत अत्यधिक तनावग्रस्त और मुड़ गई, लगभग ऐंठन जैसी स्थिति में। जगत मेहरा को वह दृश्य याद आ गया जो अभी अभी उसके दिमाग में अनजाने में आया था। उसके बाल पीछे बंधे हुए थे, उसने सूट पहना था और चमड़े के जूते पहने थे। हालांकि वह दूर था और जगत मेहरा की दृष्टि से भी वो उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। फिर भी उसके हाव भाव से उसे तुरंत उस पिशाच की याद आ गई जो सुविधा स्टोर के निगरानी वीडियो में गंदी चोटी वाली महिला हैकर के सामने चल रहा था। क्या ये आदमी सच में गया ही नहीं? क्या वह पैदल मार्ग पर वापस आ गया? इतनी दूरी पर जगत मेहरा उस व्यक्ति की गंध तुरंत महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसने पास जाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि भले ही दूसरे पक्ष ने उसे देखा न हो और उसकी शक्ल न पहचान पाया हो, इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी सूंघने की क्षमता वैसी नहीं थी। खासकर पिशाचों और विकृत प्राणियों के बीच एक विशेष संबंध होता है, जिसके कारण उनकी सूंघने की क्षमता एक दूसरे की गंध के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसलिए जगत मेहरा ने ऐसा दिखाने की तैयारी की जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर वापस आकर सुरक्षित दूरी से दूसरे पक्ष पर नजर रखने का रास्ता खोजने की। लेकिन जब जगत मेहरा कुछ मीटर चला तो उसने सड़क के किनारे खड़ी एक कार के रियर व्यू मिरर से देखा कि चिकने बालों वाला और सूट पहने हुए वह आदमी सड़क पार करने के बाद वास्तव में उसी जगह पर खड़ा था, बिना हिले डुले सीधे उसकी दिशा में देख रहा था। क्या? असंभव। इतनी दूरी से तो मुझे उसकी गंध नहीं आ रही, फिर उसे मेरी गंध पहले कैसे आ सकती है? ये बात समझ में नहीं आती। मैं किसी हवादार इलाके में नहीं रहता और अभी तो लगभग हवा भी नहीं चल रही है। गंध इतनी तेजी से नहीं फैलनी चाहिए। जगत मेहरा के कदम बिल्कुल नहीं रुके और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अभी अभी पैदल सड़क से बाहर निकला था और वो कल से ही आसपास के इलाके से परिचित था। उसके दिमाग में तुरंत भागने के कुछ रास्ते और साथ ही आगे की योजनाओं की एक श्रृंखला उभर आई, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी किस्मत बाकी थी और उसे महसूस हुआ कि दूसरा पक्ष उसकी ओर देख रहा था, लेकिन वो उसकी ओर नहीं देख रहा था। हालांकि सड़क पर चलते हुए और एक कोने से मुड़ते ही जगत मेहरा ने पाया कि पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाला आदमी उसके बगल में लगे बिलबोर्ड पर दिख रहे प्रतिबिंब और उसके कदमों की आवाज के माध्यम से उसका पीछा कर रहा था। वो सचमुच मुझ पर नजर रखे हुए है। मुझे कैसे पता चला? उसने सिर्फ एक नजर से ही मुझे भेद दिया। सिर्फ गंध के आधार पर तो ये बिल्कुल भी इतना तेज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे पहचानता हो? ये बात समझ में नहीं आती। मैं पूरी दोपहर बहुत ध्यान लगाकर काम कर रही थी और रात में मैंने कई मनगढ़ंत कहानियां बनाई। मैंने कई निगरानी कैमरों की जांच की और तभी मुझे निगरानी कैमरों में उनकी तस्वीरें दिखाई दी और उनके हुलिये का पता चला। उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? जगत मेहरा को अचानक याद आया कि जब वह पैदल सड़क पर लौटा तो उसे पूरा यकीन था कि सामने वाले को लगा होगा कि उसने उन्हें धोखा दिया है और वे उससे नफरत करते हुए चले गए हैं। इसलिए वो बेफिक्र होकर अलग अलग दुकानों में सुराग ढूंढ रहा था। लेकिन क्या होगा अगर वह शातिर हैकर वास्तव में अभी भी निगरानी उपकरणों को दूर से नियंत्रित कर रहा हो? उदाहरण के लिए, पश्चिमी शैली के रेस्तरां में उसने कुछ ढूंढने का बहाना बनाकर वेटर और रेस्तरां में मौजूद अन्य लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन वैम्पायर और गंदी चोटी वाली लड़की की नजरों में उसका ये व्यवहार निश्चित रूप से संदिग्ध था।
क्या पिशाच ने निगरानी कैमरों में उसका असामान्य व्यवहार देखकर ही उसे ढूंढने के लिए तुरंत कदम उठाया था? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह 100 मीटर से अधिक दूरी से भी मुझे तुरंत पहचान सका। तो वे वास्तव में शहर छोड़कर नहीं गए थे और वे पैदल सड़क से ज्यादा दूर भी नहीं थे। क्या वे अब भी मेरा इंतजार कर रहे थे? धत तेरे की, इतना चालाक, तुरंत भागे। उसे लगभग 99.9% यकीन था कि पीछे की ओर कंघी किए बालों वाला पिशाच कुछ बुरा करने की फिराक में था। वह संभवतः उसका खून पीना चाहता था। अपनी कार्यशैली के अनुसार वो कभी भी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ते थे। ऐसी स्थिति में जब उन्हें दूसरे पक्ष की क्षमताओं और अन्य जानकारियों का अंदाजा नहीं होता था, तो पहले रणनीति बदलना और फिर दीर्घकालिक योजना बनाना उनका सामान्य व्यवहार था। लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया था कि दूसरी तरफ से उस पर निशाना साधा जा चुका है, तो जगत मेहरा की पहले वाली घबराहट गायब हो गई। वह अचानक ही अत्यंत शांत अवस्था में पहुंच गया। उसकी इंद्रियां लगातार आसपास से जानकारी जुटा रही थी और उसका दिमाग लगातार विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण कर रहा था। वह जानता था कि वास्तव में उसका मन और शरीर एक ही समय में अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में प्रवेश कर रहे थे। उसके शरीर के अंग और मस्तिष्क चरम गति से काम कर रहे थे। यह उसका शरीर उसे बता रहा था कि वह लड़ने के लिए तैयार है। जगत मेहरा को लगा कि उनके पीछे मौजूद पिशाच मुख्य सड़क पर उन पर सीधा हमला नहीं करेगा। आखिर वहां अभी भी बहुत सारी गाड़ियां और पैदल यात्री थे। इससे आसानी से ज्यादा ध्यान आकर्षित हो सकता था। अगर कोई लापरवाही से वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता तो वह प्रसिद्ध हो जाता और फिर निश्चित रूप से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लेता। चूंकि दूसरा पक्ष अब तक जीवित रहने में सक्षम रहा है, इसलिए उसे कम प्रोफाइल बनाए रखने का सिद्धांत अवश्य पता होगा। बेशक अगर दूसरी पार्टी ने सचमुच उस पर यही हमला किया होता तो जगत मेहरा के पास कहने को कुछ नहीं होता। बस एक ही शब्द कहना बाकी था, दौड़ना। अगर सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे पूरा भरोसा था कि वो उचित परिस्थितियों में दूसरे पक्ष को काबू में कर सकता था। लेकिन अगर सामने वाला भी पिशाच होता तो कुछ कहना मुश्किल होता। उस समय अगर वह जीत भी जाता तो भी इस बात की बहुत संभावना थी कि उस पर और दूसरे पिशाच पर किसी का ध्यान चला जाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष शायद ये सोच रहा होगा कि जगत मेहरा ने उसे नहीं खोजा है, इसलिए वो धीरे धीरे उसका पीछा करना चाहता था। चूंकि उसने भागने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसे एक उपयुक्त स्थान खोजना पड़ा। जगत मेहरा ने मन ही मन आसपास के इलाके का जायजा लिया और तुरंत एक लक्ष्य ढूंढ लिया। फिर उसने दिशा बदलकर पश्चिम की ओर सड़क पार कर ली। उसके पीछे चल रहा पिशाच 40 से 50 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए आराम से उसका पीछा कर रहा था। यह दूरी वास्तव में आसानी से कम की जा सकती थी, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत आत्मविश्वासी प्रतीत हो रहा था और जगत मेहरा द्वारा झटक दिए जाने से डर नहीं रहा था। बेशक यह भी संभव था कि उसने सोचा हो कि जगत मेहरा ने उसे नहीं खोजा है। हालांकि जैसे जैसे जगत मेहरा उसे और भी सुनसान जगहों पर ले जाता गया, यहां तक कि पहाड़ के कोने पर स्थित एक वनस्पति उद्यान को भी पार करते हुए एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां न तो पक्की सड़क थी और न ही कोई रोशनी, उसे ये महसूस होना चाहिए था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पीछा करना जारी रखा, जिससे उसके और जगत मेहरा के बीच की दूरी कम होती गई। अंततः जगत मेहरा रुक गया और आकाश की ओर देखने लगा मानो वो चंद्रमा की प्रशंसा कर रहा हो। ये कोई दूरस्थ पर्वत नहीं था। इस पर्वत के आसपास कई पर्यटन और आवासीय क्षेत्र विकसित थे। यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक वनस्पति उद्यान दिखाई देता था। उससे आगे एक बोनसाई उद्यान और एक गोल्फ क्लब था। लेकिन पहाड़ की तलहटी में स्थित चट्टान की ओट में एक छोटा सा अविकसित बंजर इलाका था। आसपास कोई निवासी नहीं था। केवल राजमार्ग पर कारों की चमकती बत्तियां और दूर स्थित शहर की जगमगाती रोशनी ही दिखाई देती थी।
सामान्यतया आधी रात को कोई यहां नहीं आता। जगत मेहरा के पीछे खड़ा पिशाच धीरे धीरे चलकर आया और बोला, तुमने मुझे कब खोजा? इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा मानो इसमें गजब की मोहक गहराई हो। क्या यही वो आकर्षक मर्दाना आवाज थी जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद आती थी? वो सुंदर था, उसकी आवाज सुरीली थी और उसके बाल घने थे। जगत मेहरा को बिना किसी स्पष्ट कारण के थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और चांदनी का इस्तेमाल करते हुए पिशाच को देखा। साथ ही उसने अपनी जेब में हाथ डालकर नक्काशी करने वाला चाकू निकाला और अपने अंगूठे से उसकी म्यान हटा दी। क्योंकि वे आमने सामने थे, इसलिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जगत मेहरा ने उदासीनता से पूछा। पिशाच मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने मुझे इस शहर में तुमसे मिलने के लिए नहीं बुलाया था? लेकिन मुझे बहुत जिज्ञासा है। आपने दिन में मुझे धोखा दिया था, तो अब वापस क्यों आए? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर से होने वाली बैठक में अनुपस्थित रहने से बेहतर है। वो एक पल के लिए रुका, चारों ओर देखा और फिर बोला, जब तुमने मुझे पाया तो क्या तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी? लेकिन तुम सहज रूप से मुझसे संपर्क करना चाहती थी, इसलिए तुम मुझे यहां ले आई। जगत मेहरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पिशाच की सभी संवेदी जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था और उनका विश्लेषण कर रहा था। उसके चलने के तरीके, उतरते समय उसके अंगों की स्थिति, जमीन पर कदम रखते समय घास पर पड़ने वाले दबाव, उसकी सांसों की लय और उसके दिल की धड़कन की लय से जगत मेहरा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पिशाच उससे काफी हल्का था। ताकत के मामले में पिशाच उससे कमजोर था, लेकिन गति और फुर्ती के मामले में वो उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता था। और गंध से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिशाच के पास बंदूक नहीं थी और न ही उसे कोई लंबी छुरी दिखाई दी। ज्यादा से ज्यादा वो एक छोटी छुरी या खंजर हो सकती थी। पिशाच ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहना जारी रखा, यही हमारा भाग्य है, जंगल का नियम है, प्राकृतिक चयन है। दूसरों के लिए ये प्रकृति की पसंद है, लेकिन हमारे लिए ये भाग्य की पुकार है। हमारे खून में समाया अभिशाप है। इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। बोलते बोलते वो धीरे धीरे जगत मेहरा की ओर बढ़ा। उसकी आवाज न तेज थी न धीमी। लेकिन तुम्हें डरने, घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। तुम्हारी खाने की समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हें सही राह दिखाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि उसका चेहरा स्नेहपूर्ण था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आवाज सुनने में बहुत मधुर थी। लेकिन जगत मेहरा को स्वाभाविक रूप से ये नहीं लगा कि वो उसकी मदद करने आया है। अपनी रात्रि दृष्टि सक्रिय करने के बाद उसने देखा कि पिशाच की आस्तीन से एक छोटा सा सफेद चाकू निकला और उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको बता दूंगा कि असली पिशाच कैसा होना चाहिए। पिशाच की मुस्कान और भी खिल उठी और अनजाने में ही वह जगत मेहरा से 2 मीटर की दूरी तक पहुंच चुका था। जगत मेहरा तो मानो पत्थर की तरह जम गया था। उसके पैर जमीन पर जड़वत हो गए थे और वो वहीं स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी पुतलियों का रंग बहुत अजीब लग रहा था। पर पिशाच को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जगत मेहरा के सामने से गुजरने के बाद पिशाच ने लापरवाही से लेकिन बहुत तेजी से अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें एक छोटा सफेद चाकू था, और दाएं से बाएं और जगत मेहरा की गर्दन की ओर वार किया। पिशाच द्वारा चाकू घुमाने की हरकत वास्तव में बहुत अचानक और तेज थी, लेकिन जगत मेहरा की रात्रि दृष्टि और असाधारण रूप से शक्तिशाली गतिशील दृष्टि के कारण वो हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख सका। उसे पिशाच के दांतों को भींचने और अचानक बल लगाने पर उसके गालों की मांसपेशियों के तनाव को भी बारीकी से देखने का समय मिल गया। जगत मेहरा ने वार नहीं टाला। जब तलवार उससे 20 सेंटीमीटर दूर थी,
तो उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और पिशाच की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने अपनी पकड़ और कसदी और वामावर्त दिशा में घुमाया, जिससे छोटी सफेद छुरी पिशाच के हाथ से गिर गई। जगत मेहरा के बाएं हाथ ने बड़ी आसानी से गिरते हुए चाकू को पकड़ लिया। वैम्पायर की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी शांत और सौम्य मुस्कान पल भर में जम गई। उसने अनजाने में कहा, यह कैसे संभव है, तुम्हारी शक्ति। वैम्पायर बहुत चौंक गया और जगत मेहरा भी थोड़ा हैरान था। कहा जा सकता है कि उसने अभी अभी अपने शरीर को सर्वोत्तम अवस्था में समायोजित किया था और अपनी भावनाओं को संजोकर सही समय पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो वैम्पायर की निगाहों में देखते हुए अपनी भावनाओं का निशाना उस पर साधेगा और मानसिक धमकी का अचानक हमला करेगा। फिर वो अपनी पैंट की जेब से दाहिना हाथ निकालकर वैम्पायर की आंखों में तेज धार वाले चाकू से वार करेगा। लेकिन जब उसने दूसरी पार्टी को हरकत करते देखा तो उसने अचानक अपनी योजना बदल दी। दरअसल जैसे ही दूसरे पक्ष ने कोई कदम उठाया, उसकी पूर्वधारणाओं के आधार पर उसके मन में पहले से ही कई नई योजनाएं उभर कर आ चुकी थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पिशाच की कलाई इतनी आसानी से पकड़ी जा सकेगी। ताकत, गति या प्रतिक्रिया के मामले में पिशाच पूरी तरह से कुचल दिया गया। दूसरे पक्ष द्वारा पहल किए जाने के क्षण से ही उसके दिमाग ने यह निर्णय ले लिया था। लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ तो उसे थोड़ा अजीब और आश्चर्यजनक महसूस हुआ। हालांकि पिशाच की चाल एक आम इंसान की तुलना में पहले से ही बहुत तेज थी और उसकी ताकत भी कम नहीं थी, लेकिन जगत मेहरा की तुलना में अंतर एक स्तर से भी अधिक था। यदि एक आम आदमी की सीमा 100 हॉर्स पावर वाली पारिवारिक कार थी, तो वैम्पायर के लिए अधिकतम 180 हॉर्स पावर वाली स्पोर्ट्स कार थी और जगत मेहरा के लिए 1000 हॉर्स पावर वाली स्पोर्ट्स कार थी। आमतौर पर यह अंतर स्पष्ट नहीं होता था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वैम्पायर सीधे तौर पर हार जाता था। शारीरिक संपर्क के तुरंत बाद दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार के शक्ति दमन को महसूस किया जा सकता है। इतना ही, तुम मुझे इस तरह मारने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम मुझे यह भी बताना चाहते हो कि असली पिशाच कैसा होता है? आश्चर्य और हैरानी की इस भावना ने सीधे तौर पर उन भावनाओं को तोड़ दिया जो वो लंबे समय से अपने अंदर दबा रहा था, और उसने मानसिक धमकी का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगा मानो पूरी ताकत से एक मुक्का मारा गया हो, लेकिन वह सूती रेत की बोरी पर जा लगा। काफी देर तक हवा में लटके रहने के बाद जब उसे होश आया तो पता चला कि प्रतिद्वंदी रुक गया है। हालांकि जैसे ही जगत मेहरा पिशाच की बाह मरोड़कर उसे जमीन पर गिराने ही वाला था, अचानक एक बदलाव आया। उसके सामने चिकने बालों वाला और सूट पहने खड़ा सुंदर पिशाच अचानक 2 मीटर ऊंचे राक्षस में बदल गया, जिसके सिर पर 8 आंखें थी, कई उभरे हुए सार्कोमा थे, नुकीले दांतों से भरा एक बड़ा मुंह था और 8 भुजाएं थी। इस राक्षस का प्रकट होना इतना अचानक था कि मानो पिशाच का रूप ऐसा ही होना तय था। उसे राक्षस के शरीर से आती दुर्गंध भी महसूस हो रही थी। उसे अपनी पकड़ी हुई कलाई फैलती हुई महसूस हो रही थी, और ये एहसास पहले से बिल्कुल अलग था। ये असमान और फिसलन भरी थी। हे भगवान! जगत मेहरा सचमुच चौंक गया। उसने सहज ही अपना हाथ छोड़ दिया और पीछे की ओर छलांग लगा दी। उसने अनजाने में ही पिशाच के हाथ से छीनी हुई सफेद छुरी को अपने बाएं हाथ में लेकर आगे की ओर वार किया। जिस जगह चाकू होना चाहिए था वो पिशाच की गर्दन थी, लेकिन अब वो राक्षस की छाती थी। जब जगत मेहरा तेजी से 5-6 मीटर पीछे हटकर फिर से ऊपर देखा, तो वो ये देखकर दंग रह गया कि 2 मीटर ऊंचा 8 भुजाओं वाला राक्षस पलक झपकते ही गायब हो गया था। केवल वो सुंदर पिशाच ही अपनी गर्दन पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ पीछे हट रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। क्या वह भ्रम था? क्या ये कोई चाल थी? जगत मेहरा हक्का बक्का रह गया। ये असंभव था। वो एहसास, वो गंध,
और यहां तक कि जमीन पर पड़ी वो परछाई भी, जिसे उसने अपनी आंखों के कोने से देखा था, सचमुच 2 मीटर ऊंचे राक्षस में बदल गई थी। हालांकि उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने पिशाच का पीछा किया और आसानी से उसे काबू में कर लिया। जगत मेहरा ने अपनी आंखें खोली और अचानक जमीन से उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा और अपनी रात्रि दृष्टि की सहायता से उसने अपने हाथों में कमीज, सूट जैकेट, चमड़े के जूते और अन्य चीजें देखी। जहां तक पिशाच की बात है, वो बहुत पहले ही जा चुका था। स्वाभाविक रूप से वो भागा नहीं। जगत मेहरा ने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला और उसे पहले की घटना याद आ गई। अब 9 अक्टूबर को 1:12 बज रहे थे। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि पिशाच का खून पीने के बाद वह 30 से 40 मिनट तक सोया था, जो उल्लू का खून पीने के बाद सोने के समय से भी कम था। जगत मेहरा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है। उसकी सुनने, सूंघने, देखने और अन्य संवेदी क्षमताएं, जो उत्परिवर्तन और विकास से पहले एक सीमा तक पहुंच गई थी, उनमें भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया से एक पर्दा हट गया हो, मानो सब कुछ साफ हो गया हो। जगत मेहरा उठा और पिशाच द्वारा छोड़े गए कपड़े और अन्य सामान इकट्ठा किया। उसने उन्हें सूट जैकेट में लपेटकर घास के ढेर में छिपा दिया। वो बाहर जाकर एक बैग खरीदने और फिर वापस आकर इन चीजों को पैक करने वाला था। अन्यथा अगर वो इसे सिर्फ सूट जैकेट में लपेट लेता तो ये थोड़ा अटपटा और अजीब लगता। नींद आने के बाद उसने एक सपना देखा। सपने में ऐसा लग रहा था मानो वह कोई वर्चुअल रियलिटी फिल्म देख रहा हो और हर तरह की स्थिति का अनुभव सीधे तौर पर कर रहा हो। विशाल उल्लू का खून पीने के अनुभव के कारण उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि ये पिशाच की यादें थी। हालांकि शायद इसलिए कि पिशाच एक इंसान से पिशाच में परिवर्तित हुआ था, उल्लू की तुलना में उसके पास कहीं अधिक यादें थी। इसके अलावा ये यादें कालानुक्रमिक क्रम में नहीं थी। ये सब अव्यवस्थित टुकड़े थे जिन्हें बेतरतीब ढंग से एक साथ जोड़ दिया गया था। ऐसे कई दृश्य थे जिनका कारण और परिणाम वह समझ नहीं पा रहा था। उनमें से अधिकतर दृश्यों में लोगों या जानवरों को मारकर उनका खून पीते हुए दिखाया गया था। मरने वालों में अधिकतर लोग काले या गोरे थे। पृष्ठभूमि से ऐसा प्रतीत होता था कि वे देश में नहीं, बल्कि किसी दूरस्थ और पिछड़े देश में थे। संभवतः वह अफ्रीका का कोई युद्धग्रस्त देश था। उन्होंने एक नर्स की वर्दी पहने महिला को दरवाजा खोलते और खून से भरी सिरिंज अंदर लाते हुए भी देखा। उसने उन्हें गो कहकर पुकारा। नर्स के जाने और दरवाजा बंद होने के बाद उसने तुरंत सिरिंज में मौजूद खून निकाला और उसे पी लिया। उसने देखा कि पिशाच सड़क किनारे एक बेघर आदमी से बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से बात कर रहा था। उसने बताया कि एक दान संस्था है जो मुफ्त भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करती है और वह उसे वहां ले जा सकता है। फिर उसने बेघर आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। खून पीने के अलावा ऐसे कई दृश्य थे जिनमें उसे विभिन्न महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। इसमें कई अव्यवस्थित दृश्य और खंडित अंश भी थे, जिससे सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन मूल रूप से जगत मेहरा ने पाया कि खून पीने के अलावा पिशाच का अनुभव उसके अपने अनुभव से मिलता जुलता नहीं था। उसने पिशाच को मनुष्यों और जानवरों से सीधे लड़ने के अलावा किसी लक्षित प्रशिक्षण का अभ्यास करते हुए नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानव रक्त पीने के तरीके खोजने के अलावा वो लगातार महिलाओं के साथ संबंध बना रहा था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपार धन संपत्ति का स्वामी था। कुछ लोगों ने उसे स्विमिंग पूल वाले विला में रहते देखा, कुछ ने उसे फर्श से छत तक फैली खिड़कियों और खुले समुद्र के दृश्य वाले आलीशान अपार्टमेंट में देखा, कुछ ने उसे मेबैक की पिछली सीट पर सुंदर महिलाओं द्वारा सेवा करते हुए देखा और कुछ ने उसे पोर्श कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार चलाते हुए सुंदर महिलाओं के साथ सैर करते देखा। ये एक घिनौना मनोरोगी हत्यारा था।
इंसान के वेश में एक दरिंदा। जगत मेहरा ने मन ही मन कोसते हुए कहा, एक अच्छे पिशाच के रूप में जो केवल मुर्गी और खरगोश का खून पीता था, वो दुष्ट पिशाच के प्रति घृणा और श्रेष्ठता की भावना से भरा हुआ था। लेकिन अचानक उसके मन में यह विचार आया कि अगर पिशाच उसका खून पी ले तो उसे किस तरह की यादें दिखाई देंगी। क्या वह अवलोकन और प्रयोग करने के लिए खुद को चाकू से घायल कर लेगा? क्या वह अवलोकन और प्रयोग करने के लिए खुद को आग से जला देगा? क्या वह अवलोकन और प्रयोग करने के लिए खुद को चाकू से काट लेगा? स्क्रीन पर वह जीव विज्ञान, चिकित्सा और कंप्यूटर से संबंधित किताबें, पाठ्य पुस्तकें या लेख पलटता था। क्या वो विभिन्न दुर्गंधयुक्त स्थानों में अपनी सूंघने की क्षमता को प्रशिक्षित करता था? क्या वह रात में किसी खाली पहाड़ी पर दौड़कर भारी कपड़े पहनकर ऊपर नीचे दौड़ने का अभ्यास करता था? क्या वह किसी टिश्यू को देर तक घूरता था? क्या वह किसी सिक्के को देर तक घूरता था? क्या वह किसी बॉल पॉइंट पेन की नोक को देर तक घूरता था? क्या वह किसी कैनरी पक्षी के मल को गंभीरता से सूंघकर उसके स्वास्थ्य और आहार का विश्लेषण करता था? जगत मेहरा ने अनजाने में अपनी नाक छू ली। ये कुछ असामान्य सा लग रहा था। उन यादों में उसने पिशाच को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देखा। अनुबंध पर नाम तरुण गोयल लिखा था। लेकिन उसने एक और छवि भी देखी। पिशाच ने स्क्रीन पर आकाश टाइप किया था। उसे नहीं पता था कि पिशाच का असली नाम क्या था, या शायद दोनों ही नाम उसके असली नाम नहीं थे। हालांकि ये यादें बहुत अव्यवस्थित थी, फिर भी जगत मेहरा कुछ दृश्यों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने में सक्षम था। एक दृश्य ऐसा था जिसमें दीवार पर एक कैलेंडर लगा था। उस पर 2010 लिखा था और उस दृश्य में वो खून पी रहा था। दूसरे शब्दों में कहे तो यह आदमी कम से कम 9 साल से पिशाच था। 9 साल तक वैम्पायर बनकर जगत मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का उससे इतना बुरा कैसे हो सकता है। एक पिशाच जो 3 महीने से भी कम उम्र का है, और उसकी यादों से पता चलता है कि उसने कितनी बार खून पिया था। यह गिनना मुश्किल है। ऐसे में उसकी ताकत, गति, फुर्ती और प्रतिक्रिया इतनी कमजोर क्यों थी? बेशक ये कमजोरी उसके लिए सापेक्ष थी। एक आम इंसान के लिए यह पिशाच अपनी ताकत से उसे कुचलने में सक्षम था। लेकिन ये तो 9 साल हो गए, और ये कम से कम 9 साल था। क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय बाद इसकी हालत बिगड़ गई हो? इससे पहले जब वह पिशाच तरुण गोयल से लड़ रहा था, तो जगत मेहरा को उस 2 मीटर लंबे राक्षस से गहरा डर लगा था जिसमें तरुण गोयल अचानक बदल गया था। उस राक्षस ने उसे सचमुच डरा दिया था। अब कुछ यादों का विश्लेषण करने के बाद जगत मेहरा को इस बात का मोटा-मोटा अंदाजा हो गया था कि वह चीज क्या थी। उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए उस जगह का भी दौरा किया जहां उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। वहां जमीन पर केवल उनके पैरों के निशान थे और 2 मीटर ऊंचे उस राक्षस का कोई सुराग नहीं था। वह चीज स्पष्ट रूप से तरुण गोयल द्वारा रचा गया एक भ्रम था। हालांकि तरुण गोयल में कोई विशेष क्षमता प्रतीत होती थी। जब दूसरे उसकी आंखों पर ध्यान देते थे, तो वो उन्हें इस तरह से कल्पना करने पर मजबूर कर देता था कि वो वही अस्तित्व है जिससे वे अपने दिल में सबसे अधिक भयभीत होते हैं। तरुण गोयल की यादों में कुछ ऐसे ही दृश्य थे। उसने कुछ लोगों को अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, और फिर वे सब बुरी तरह डर गए और जमीन पर घुटने टेक दिए। कुछ तो डर के मारे पेशाब करने में भी असमर्थ हो गए। उसके बाद उन्होंने विरोध करने की इच्छा पूरी तरह खो दी। उस समय उन यादों में कुछ संपादन संबंधी त्रुटियां भी थी। केवल कुछ ही चित्र दिखाए गए थे, और ये सभी चित्र विकृत लोगों या राक्षसों के थे। जब वह पहली बार जागा, तो उसने सोचा कि ये छवियां तरुण गोयल की अव्यवस्थित यादों का परिणाम है। हालांकि अब जब उसे अपना अनुभव याद आया, तो उसे तुरंत इन छवियों का अर्थ समझ में आ गया। ये संभवतः तरुण गोयल द्वारा उत्पन्न भ्रम थे और अन्य लोगों ने उससे प्रभावित होकर इन्हें देखा था।
इसलिए तरुण गोयल ने दूसरों को वह भ्रम नहीं दिखाया जो उसने पहले से ही रचा था। इसके बजाय उसने दूसरों को वो अस्तित्व दिखाया जिससे वे अपने दिल में सबसे ज्यादा डरते थे। फिर उसने उनके दिमाग को धोखा दिया, उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि यह वास्तविक है, और उसमें अन्य विवरण जोड़ दिए। आप गंध से आकलन करना चाहते हैं, आपको तुरंत ही गंध महसूस हो जाएगी। आप स्पर्श से ही निर्णय लेना चाहते हैं, आपको स्पर्श का अनुभव होगा। क्या आप जमीन पर पड़ने वाली परछाई देखना चाहते हैं, आपको इसकी आकृति के अनुरूप परछाई दिखाई देगी। जगत मेहरा को पूरा यकीन था कि अगर वह उसके पदचिन्ह देखना चाहता तो उसे भी दिख जाते। हालांकि वे पदचिन्ह वास्तव में मौजूद नहीं थे। फिर जब उसे चोट लगती तो वह शायद उस चोट के एहसास की कल्पना करता। वो खुद को चोट पहुंचाता और नुकसान में हुई वृद्धि पर गुस्सा करता। हालांकि शरीर को कोई गंभीर शारीरिक क्षति नहीं हुई, लेकिन मस्तिष्क के गलत निर्णय के कारण शरीर कमजोर हो सकता है। आखिरकार बाहरी दुनिया की सभी धारणाएं अंततः मस्तिष्क द्वारा ही निर्धारित होती हैं। जब तक किसी का सामना किसी निर्भीक और लापरवाह अस्तित्व से न हो जाए, तब तक अधिकांश लोगों या प्राणियों की पहली प्रतिक्रिया जब उनका सामना अपने ही भय से प्रकट हुए किसी अस्तित्व से होता है तो युद्ध से बचना और भाग जाना होती है। हालांकि बाद में सोचने पर जगत मेहरा को राक्षस को देखकर ज्यादा डर या खौफ महसूस नहीं हुआ, वह ज्यादा भयभीत था। इसलिए उसने अपनी याददाश्त के अनुसार ही तरुण गोयल की गर्दन पर वार किया। उसके अवचेतन मन ने उसके शरीर को यह मानने के लिए प्रेरित किया कि राक्षस का अस्तित्व ही नहीं है। स्पष्टतः तरुण गोयल की क्षमता का जगत मेहरा पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि उसकी यादों में मौजूद अन्य लोगों पर पड़ा था। शायद इसका कारण यह था कि जगत मेहरा एक पिशाच और उत्परिवर्ती था, या शायद इसका कारण यह था कि जगत मेहरा अधिक साहसी था, लेकिन उसमें कोई वास्तविक भय नहीं दिखता था, खासकर उत्परिवर्तित होने के बाद। अब उसे समझ आ गया था कि उसने जो 2 मीटर लंबा 8 भुजाओं वाला राक्षस देखा था, वो वास्तव में अवचेतन रूप से इस बात से डरा हुआ था कि वो भविष्य में किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि जिस चीज से वह डरता था, उसका सामना करने से वो इतना भयभीत नहीं हुआ कि वो लड़ने की हिम्मत ही न कर पाए। मुझे तुम्हारे जैसा बनने से डर लगता है, लेकिन मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ये सिर्फ जगत मेहरा के लिए था। अन्य जीवों या आम लोगों पर इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि यह क्षमता कितने समय तक बनी रह सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने युद्धग्रस्त इलाकों में जाकर अपराध करने का साहस किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी इतना आत्मविश्वासी था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे हरा सकता है। बेशक अगर उसने शुरू से ही इस क्षमता का इस्तेमाल किया होता तो जगत मेहरा का सामान्य निर्णय शायद उसे वापस मुड़कर भागने पर मजबूर कर देता। रणनीतिक बदलाव और इस व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को देखते हुए उसके लिए बराबरी करना लगभग असंभव था। हालांकि जगत मेहरा यह भी जानता था कि तरुण गोयल की लापरवाही नहीं थी, बल्कि उसने शुरू से ही जगत मेहरा पर एक अन्य क्षमता का प्रयोग किया था। वह जगत मेहरा को सम्मोहन कर रहा था। उनमें से कुछ यादों में तरुण गोयल एक मरीज का इलाज कर रहे थे। उदाहरण के लिए, एक बार वे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अकेले उनके कार्यालय में निदान के लिए बैठे थे। शुरुआत में उन्होंने कुछ बहुत ही सामान्य बातें कहीं। हाइपरमेसिस के कारण आपके लिवर में हाइपरमेसिस है। अगर यह स्थिति बिगड़ती रही तो आपको हाइपरमेसिस हो जाएगा। ये सभी बहुत ही सामान्य और तर्कसंगत चिकित्सीय निदान थे। हालांकि जैसे जैसे वे बोलते गए, बात बदल गई। मैंने अभी आपका इलाज किया है, आपको 2 दिन में हाइपरमेसिस महसूस होगा। उसके बाद फॉलोअप के लिए फिर आइएगा। उन बेतुके शब्दों को कहने के तुरंत बाद उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति का पीड़ापूर्ण और थका हुआ चेहरा एकदम खिल उठा। यहां तक कि उसकी थोड़ी झुकी हुई पीठ भी काफी हद तक सीधी हो गई।
उसके पूरे शरीर की स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। बेशक जगत मेहरा जानता था कि तरुण गोयल के पास शब्दों से शारीरिक चोटों का इलाज करने की क्षमता नहीं हो सकती। वह केवल दूसरे पक्ष के दिमाग को सम्मोहित कर सकता था और उसे ये सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वह ठीक हो गया है। इसके अलावा स्मृति के कई खंड थे। वे सभी अन्य लोगों के साथ अजीबोगरीब बातचीत थी, जिनमें संवाद स्थापित करने के लिए हास्यास्पद तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वे सभी सफल रहीं। संभवतः उन्होंने इसी तरह से अपनी संपत्ति अर्जित की थी। स्पष्टतः तरुण गोयल में दूसरों को सम्मोहित करने और आंखों के संपर्क के माध्यम से उन्हें अपनी बातों पर विश्वास दिलाने की एक प्रकार की क्षमता थी। इसीलिए उसने शुरू में जगत मेहरा से कई अजीबोगरीब बातें कहीं। उसने सच से शुरुआत की और फिर झूठे वादे करने लगा। शायद उसे लगा कि इस तरीके से वह जगत मेहरा को सम्मोहित कर लेगा और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देगा। और जगत मेहरा की गतिहीन मुद्रा देखकर उसे लगा कि सम्मोहन सफल हो गया है। हालांकि सम्मोहन अप्रभावी रहा, लेकिन लोगों को उनके डर को देखने के लिए मजबूर करने की क्षमता कारगर साबित हुई। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्षमता मस्तिष्क की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित और बाधित करती थी। चूंकि तरुण गोयल दूसरों की चीजों को देख सकता था और साथ ही दूसरों को उनके डर को देखने के लिए प्रभावित कर सकता था, इसका मतलब यह था कि उनके बीच का संचार एक प्रकार का संवाद था। इसका अर्थ यह था कि दोनों व्यक्तियों की चेतनाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। इंटरनेट और कंप्यूटर की तरह ये दो टर्मिनलों के परस्पर क्रिया करने, एक लिंक स्थापित करने और डेटा संचारित करने के बराबर था। इससे जगत मेहरा बहुत उत्साहित हो गया। वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे ये क्षमता तरुण गोयल के रक्त से मिली है। ये ठीक वैसा ही था जैसे उसने विशाल उल्लू से प्राप्त निवारक क्षमता से कई शक्तियां हासिल की थी। उसे लगा कि अगर उसे तरुण गोयल की शक्तियां मिल जाएं, तो वो और भी शक्तिशाली कार्य कर सकेगा। शायद तरुण गोयल के कुशल मार्गदर्शन में वह और भी अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त कर सके। तरुण गोयल का सामान रखने के लिए एक बैकपैक खरीदने के बाद जगत मेहरा को तरुण गोयल की यादों को खोजने और उससे संबंधित छवियों और जानकारी को खोजने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका भी मिल गया, जिसे वह जानना चाहता था। यानी जब वह तरुण गोयल की यादों को पलट पलट कर देखता था, तो वो उसी समय संबंधित व्यक्ति, स्थान या कुछ घटनाओं के बारे में सोच सकता था। उदाहरण के लिए, जब उसे पैदल सड़क पर स्थित उस पश्चिमी रेस्तरां की स्थिति याद आई जिसकी उसने जांच की थी, तो वह तरुण गोयल की यादों से कॉफी शॉप में तरुण गोयल और गंदी चोटी वाली महिला के दृश्य को ढूंढ सकता था। फिर उसे यह भी पता चला कि दूसरी पार्टी ने वास्तव में पैदल सड़क पर स्थित कई दुकानों की निगरानी कर रखी थी, जिनमें लॉन्ग टाइम लॉस्ट कॉफी शॉप अब भी शामिल थी, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। उसे यह भी पता था कि दोपहर 3 बजे उनके जाने के बाद तरुण गोयल ने गंदी चोटी वाली महिला को पहले शहर छोड़ने के लिए कहा। वो वहीं रुक गया और शहर में इधर उधर भटकता रहा। इसके बाद जगत मेहरा ने खुद को संदर्भ मानकर अपनी यादों को खंगाला और पाया कि उस समय तरुण गोयल के पैदल मार्ग पर लौटने का कारण ये नहीं था कि गंदी चोटी वाली महिला अभी भी पश्चिमी रेस्तरां के निगरानी वीडियो को नियंत्रित कर रही थी और उसने जगत मेहरा के असामान्य व्यवहार को देख लिया था, बल्कि इसका कारण यह था कि तरुण गोयल शहर में घूमते घूमते पैदल मार्ग पर लौट आया था। संयोगवश उसने जगत मेहरा को जाते हुए देख लिया। ये बात जानने वाले जगत मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बदकिस्मती पर आ भरे या फिर किस्मत कितनी अद्भुत है। तरुण गोयल ने जगत मेहरा को इसलिए पहचाना क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि जगत मेहरा एक पिशाच है। तरुण गोयल की यादों में कभी कभी ऐसे हिस्से दिखाई देते थे जो थर्मल इमेजर से ली गई छवियों जैसे लगते थे। विभिन्न जीवों के शरीर की ऊष्मा का वितरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह स्पष्ट था कि तरुण गोयल की आंखों में उत्परिवर्तन हुआ था
और वे एक विशेष क्षमता में विकसित हो गई थी। जब उसने उस दृश्य मोड का उपयोग करके जगत मेहरा को देखा तो जगत मेहरा का शरीर न केवल सामान्य व्यक्ति की तुलना में हल्का लाल था, बल्कि उसके पूरे शरीर पर नीले धब्बे भी थे। यह स्पष्ट रूप से अन्य प्राणियों या वस्तुओं से भिन्न था। इसी तरह उसे पता चला कि जगत मेहरा एक पिशाच है। ऐसा लगता है कि तरुण गोयल ने अपने सारे विकास बिंदु अपनी आंखों में लगा दिए थे। वह अपनी आंखों से दूसरों को सम्मोहित कर सकता था। वह अपनी आंखों से दूसरों को उनके डरावने राक्षसों को देखने के लिए मजबूर कर सकता था। वह अपनी आंखों से अवरक्त विकिरण भी देख सकता था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसे ये क्षमताएं कैसे मिली। तरुण गोयल की यादों में उसे न तो कोई लक्षित प्रशिक्षण प्रक्रिया दिखाई दी, न ही ये कि उसने उत्परिवर्तन और विकास को कैसे निर्देशित किया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने पिशाच बनने के बाद ये क्षमताएं प्राप्त की हों, है ना? जगत मेहरा को अचानक उल्लू से प्राप्त अपनी क्षमता याद आ गई। ये मानसिक धमकी के समान थी। ये लक्षित प्रशिक्षण या निर्देशित उत्परिवर्तन का परिणाम नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह क्षमता उसे उत्परिवर्तन की शुरुआत से ही प्राप्त थी। मेरा क्या? उत्परिवर्तन के बाद मुझे कौन सी क्षमता प्राप्त हुई? जगत मेहरा गहरी सोच में डूब गया। जगत मेहरा ने उस गंदी चोटी वाली महिला हैकर का पीछा करना या उससे संपर्क करना जारी नहीं रखा। इसका कारण यह था कि तरुण गोयल की यादों से उन्हें लगा कि पिपी काचुचू ने उन्हें धोखा दिया है। उसने पश्चिमी रेस्तरां में कोई बैकअप प्लान भी नहीं छोड़ा था। इसलिए उसे पश्चिमी रेस्तरां की निगरानी से जगत मेहरा की असामान्यताओं का पता नहीं चलना चाहिए था। इसके अलावा तरुण गोयल के साथ उसके संपर्क से यह स्पष्ट था कि उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वह एक ऐसी शख्सियत थी जो उसके इशारों पर चलती थी। उसे तरुण गोयल के गायब होने का पता इतनी जल्दी नहीं चलना चाहिए था। जगत मेहरा पहले घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह खून पीने के बाद अपनी स्थिति का व्यवस्थित और सारांश निकालना चाहता था। उसके बाद वह अपनी अगली कार्रवाई पर विचार करेगा। पड़ोसी शहर की इस यात्रा के बाद जगत मेहरा ने पाया कि जब वह दूसरे पक्ष को बहुत मजबूत समझता था तो वास्तव में दूसरा पक्ष उतना मजबूत नहीं था। जब उसे लगा कि दूसरा पक्ष बहुत कमजोर है तो वास्तव में दूसरा पक्ष कमजोर नहीं था। जब उसे लगा कि दूसरा पक्ष चालबाजियों से भरा हुआ है तो वास्तव में दूसरे पक्ष की व्यवस्थाएं उतनी जटिल नहीं थी। जब उसे लगा कि उसने दूसरे पक्ष की साजिश को समझ लिया है और स्थिति पर उसका नियंत्रण है, तभी वास्तविकता ने उसे करारा झटका दिया। यद्यपि उनके मस्तिष्क की गणना करने की क्षमता में काफी सुधार हो गया था और वे सभी प्रकार की संभावनाओं और स्थितियों पर अधिक व्यापक रूप से विचार कर सकते थे, फिर भी दुनिया बहुत जटिल थी। लेकिन अंततः वास्तविक दुनिया बहुत जटिल थी और उसे जो जानकारी मिल पाती थी वो बहुत कम थी। इसलिए उसके निर्णयों में अक्सर गलतियां हो जाती थी। वैसे उन्हें अभी भी एक सहायक की जरूरत थी। कहावत है कि एक आलसी से 3 मूर्ख बेहतर होते हैं। कई बार अगर कोई और उसी काम को संभालने में मदद करे तो वाकई कई कमियां दूर हो जाती हैं और सिरदर्द भी कम हो जाते हैं। स्टार सिटी के एक निजी किंडरगार्टन में कक्षा में खाली समय था। बच्चे अपने करीबी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। कुछ बच्चे ईंटों से खेल रहे थे, कुछ घर घर खेल रहे थे और कुछ पूरे जोश से खेल रहे थे। हालांकि कोने में अपनी सीट पर एक गोलमटोल छोटी लड़की बैठी थी। वह 1 रुपये के सिक्के से खेलने में मग्न थी। उसने सिक्के को अपने हाथ के पिछले हिस्से पर रखा और उसे अपनी उंगलियों के बीच सरकाने की कोशिश की। फिर उसने अपनी उंगलियों से सिक्के को उछाला, जिससे वह उसकी उंगलियों के बीच लुढ़कने लगा। लेकिन असल में जब वह सिक्के को एक उंगली से दूसरी उंगली पर उछालती थी तो सिक्का गिर जाता था। फिर गोलमटोल लड़की सिक्का उठाती और यही प्रक्रिया दोहराती। वो जरा भी निराश नहीं होती थी, बल्कि वो बेहद खुश होती थी।
मानो सिक्का उसके लिए बारबी डॉल से भी ज्यादा मजेदार खिलौना हो। ये गोलमटोल लड़की असल में जगत मेहरा की पूर्व पड़ोसी शर्मिला टंडन थी, जो कमरा नंबर 706 में रहती थी। वो अपनी मां के साथ स्टार सिटी चली गई। वातावरण में बदलाव के बाद उसके पूरे व्यक्तित्व में काफी परिवर्तन आ गया था। पहले वो गोलमटोल बच्ची हमेशा दूसरों से दोस्ती करने में पहल करती थी। हालांकि वह सबसे हाशिए पर रहने वाले बच्चों में से थी और विभिन्न बच्चों के समूहों में उसे अलग थलग कर दिया जाता था, फिर भी वो हमेशा हंसमुख रहती थी और सबसे लोकप्रिय बच्चों के साथ रहना पसंद करती थी। उसे चंचल रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसने नए किंडरगार्टन में बच्चों से दोस्ती करने की पहल नहीं की, नई छोटे समूहों में घुलने मिलने की। ज्यादातर समय वह अकेली ही रहती, एक साधारण से दिखने वाले एक रुपाई के सिक्के से खेलने में मग्न रहती। उसका उदासीन और ठंडा रवैया अक्सर कुछ बच्चों को उसके साथ खेलने की पहल करने के लिए आकर्षित करता था। वे उसके सिक्के के जादू और इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वो उससे खेलते खेलते कभी क्यों नहीं थकती थी। अगर वो पहले वाली शर्मिला टंडन होती तो जरूर बड़े उत्साह से दूसरे बच्चों को अपने बारे में बताती। वो सिक्के की उत्पत्ति और उसके जादू के बारे में बताती, गंजे चाचा की कहानी सुनाती और जरूर दूसरे बच्चों को खेलने के लिए सिक्का देती। वो हमेशा से ही उदार और दूसरों के साथ बांटने वाली बच्ची थी, लेकिन अब उसे दूसरों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका दूसरे बच्चों से दोस्ती करने का जरा भी इरादा नहीं था। वह इस सिक्के को बहुत संजो कर रखती थी। वह इसे किसी को उधार भी नहीं देती थी, छूने की तो बात ही छोड़िए। चबी गर्ल का मानना था कि यह सिक्का वही जादुई सिक्का और भाग्यशाली सिक्का जो उसके गंजे चाचा ने उसे दिया था। इसमें जादुई शक्तियां थी, लेकिन उसने अभी तक उन पर महारत हासिल नहीं की थी। उसे लगता था कि अंकल बाल्डी सिक्कों से खेलते समय बहुत शक्तिशाली और आकर्षक लगते थे। वह भी अंकल बाल्डी की तरह बनना चाहती थी। वो इतनी मजबूत बनना चाहती थी कि भविष्य में अगर कोई उसकी मां को परेशान करे तो वो उसका सामना कर सके और उसकी रक्षा कर सके। शर्मिला टंडन ने अपने छोटे से गोलमटोल हाथ से सिक्के को अपने अंगूठे पर रखा और उसे जोर से झटका दिया, जिससे सिक्का उछल गया। लेकिन जब उसने अपने दूसरे हाथ के पिछले हिस्से से उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि सिक्का गायब हो गया था। उसे हवा में ही किसी दूसरे हाथ ने पकड़ लिया था। एक नाजुक से दिखने वाले छोटे लड़के के हाथों में सिक्का देखकर और फिर उसे सीधे उसकी पीठ के पीछे रखते हुए शर्मिला टंडन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और नाखुशी से कहा, मुझे वापस दे दो। अनुमान लगाऊं कि सिक्का मेरे किस हाथ में है। अगर तुम्हारा अनुमान सही निकला तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा, छोटे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्मिला टंडन ने बिना झिझक के सीधे कहा, बायां हाथ। छोटा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने झट से सिक्का अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ले लिया, फिर अपना दाहिना हाथ बाहर निकालकर बोला, तुमने गलत अनुमान लगाया, आपका सिक्का मेरा है। शर्मिला टंडन की आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। क्रोध बेकाबू हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे आंसू छलक रहे हों और उसका मुंह सिकुड़ गया हो, मानो वो अगले ही पल रोने वाली हो। तभी उसकी नजर अनजाने में कोने में बच्चों के खेलने के लिए रखे छोटे प्लास्टिक के फावड़े पर पड़ी। लेकिन उसे तुरंत अंकल बाल्डी के निर्देश याद आ गए और उसने अपनी नजर हटा ली। उसने नाक पोंछी और उस छोटे लड़के से बहस करना बंद कर दिया। इसके बजाय वो सीधे दरवाजे की ओर गई और शिक्षक को ढूंढने लगी। शिक्षक पास आया, भौएं चढ़ाकर उस छोटे लड़के से बोला, अर्पित, सिक्का शर्मिला टंडन को लौटा दो। उस छोटे लड़के ने अपने हाथ फैलाए और मासूमियत से कहा, नहीं, मैंने उसका सिक्का नहीं लिया, उसने मजे के लिए उसे फेंका था और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। शिक्षिका को सिरदर्द हो रहा था। बच्चों के आपस में झगड़ने पर उससे निपटना सबसे मुश्किल काम होता था। इसके अलावा अब बालवाड़ी शिक्षकों के लिए आवश्यकताएं बहुत सख्त हो गई थी।
बच्चों की शिक्षा मार्गदर्शन और समझा बुझाकर ही दी जानी चाहिए थी। उन्हें यूं ही डांटना जायज नहीं था। जब वो शरारती लड़के को मनाने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक शर्मिला टंडन ने अपना सिर उठाया और जोर से उससे कहा, शिक्षिका, मुझे अपना मोबाइल फोन दीजिए। मुझे 110 पर कॉल करना है। शिक्षक दंग रह गए। किस लिए 110 पर कॉल करें? उसने छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्पित ने मुझे लूटा है। वो एक लुटेरा है। मैं पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार कर जेल में डलवाना चाहती हूं। फिर उसने हाथ उठाकर कक्षा के कोने में लगे निगरानी कैमरे की ओर इशारा किया। निगरानी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अर्पित, तुम इसे नकार नहीं सकते। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और 100 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तुम खिलौनों से नहीं खेल पाओगे, पाई नहीं खा पाओगे, कार्टून नहीं देख पाओगे और तुम्हारी मां तुम्हें हर दिन मारेगी। शर्मिला टंडन की आवाज बहुत तेज और प्रभावशाली थी, इसलिए कक्षा के सभी बच्चों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। यहां तक कि बगल वाली कक्षा की शिक्षिका ने भी शोर सुना और दरवाजे से झांक कर देखा। शिक्षक स्तब्ध रह गए और छोटा लड़का अर्पित भी पहले तो अचंभित रह गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अर्पित के सिसकते हुए स्पष्टीकरण और अन्य बच्चों द्वारा सिक्के की पहचान करने के बाद शर्मिला टंडन को अपना सिक्का अपने बगल में रखे तकिए के नीचे मिला। सिक्का उठाकर वह कोने में चली गई और मानो कुछ हुआ ही न हो, वैसे ही अकेले खेलने में मग्न हो गई। मिसेस टंडन, क्या शर्मिला टंडन अपने पिछले किंडरगार्टन में भी ऐसी ही थी? दोपहर में स्कूल के बाद जब माता पिता बच्चों को घर से लेने आए तो शर्मिला टंडन की कक्षा की शिक्षिका ने मिसेस टंडन से रुककर उनसे बात करने के लिए कहा। इस दौरान शर्मिला टंडन के किंडरगार्टन में प्रदर्शन के बारे में शिक्षिका के विवरण को सुनने के बाद मिसेस टंडन ने कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके घर में उपद्रव मचाने आए किसी व्यक्ति के साथ हुई घटना के कारण उनकी बेटी के व्यक्तित्व में अचानक बदलाव आ गया था। पहले तो उसे लगा था कि माहौल बदलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, किंडरगार्टन में, घर पर शर्मिला टंडन अब पहले की तरह छोटी कुर्सी पर बैठकर टीवी के सामने अपने पसंदीदा कार्टून नहीं देखती थी। घर लौटने के बाद भी वो बार बार सिक्के से खेलती रहती थी। मिसेस टंडन ने भी सिक्का लिया और ध्यान से उसका अध्ययन किया, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी खास नहीं मिला। दरअसल वो ये भी जानती थी कि जगत मेहरा ने अपनी बेटी से जो कुछ कहा था वो उस समय की परिस्थितियों में उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए मात्र था। तथाकथित जादुई सिक्का और भाग्यशाली सिक्का महज अनौपचारिक शब्द थे। उस समय प्रदर्शित जादू का प्रदर्शन किसी प्रकार का जादू का कर्तव्य ही होना चाहिए था। हालांकि शर्मिला टंडन एक भोली भाली और नासमझ लड़की थी, इसलिए उसने सचमुच सोचा कि सिक्का एक जादुई खजाना है। मिसेस टंडन ज्यादा चिंतित नहीं थी। उन्हें लगा कि कुछ समय बाद या 1-2 साल बाद भी जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगी। इसके अलावा चीजों की नवीनता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती थी। शायद कुछ ही समय बाद कुछ नया ऐसा आ जाता जो उसका ध्यान भटका देता। जब वह समय आता तो वह निर्दयी, लापरवाह, लालची और चंचल बेटी स्वाभाविक रूप से लौट आती। इसलिए मिसेस टंडन ने शिक्षक से कुछ अच्छी बातें कहीं और शर्मिला टंडन के लिए कुछ बहाने ढूंढे, इस उम्मीद में कि शिक्षक उसका अधिक ध्यान रखेंगे और उसे परेशान नहीं होने देंगे। अंत में शिक्षिका ने पास ही बैठी सिक्के से खेल रही शर्मिला टंडन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शर्मिला जानवरों के प्रति बहुत स्नेह रखती है। हमारे बगीचे में कुछ खरगोश है और वो अक्सर उन्हें खाना खिलाने जाती है। वो अक्सर उनके बगल में बैठकर उनसे बातें करती है ताकि वे जल्दी बड़े हो जाएं। मिसेस टंडन के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उन्होंने अनजाने में अपनी बेटी की ओर देखा। बेशक वो जानती थी कि उनकी बेटी खरगोशों के विकास को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी,
जगत मेहरा तरुण गोयल का सारा सामान ले आया, जिसमें उसके कपड़े, जूते, चाबियां और अन्य सामान शामिल थे। साथ ही वह सफेद चाकू भी, जिसे उसने छीनकर जवाबी हमले में इस्तेमाल किया था, और आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल फोन भी। अपने बैग में सामान रखने से पहले उसने जल्दी से एक एक करके सभी चीजों की जांच की। फिर उसने मोबाइल फोन पर विशेष ध्यान दिया। बेशक वो फोन की सामग्री की जांच नहीं कर रहा था। हालांकि वह तरुण गोयल की यादों के जरिए अनलॉक पासवर्ड ढूंढ सकता था, लेकिन फिलहाल उसके पास फोन की सामग्री की विस्तार से जांच करने का समय नहीं था। इसके अलावा वो फोन को फेंकना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसमें कोई खराबी ना हो। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं गंदी चोटी वाली महिला हैकर ने तरुण गोयल की जानकारी के बिना चुपके से फोन के साथ छेड़छाड़ न कर दी हो। आखिर हैकरों की ऐसी आदत तो होती ही है। सामान्य परिस्थितियों में सेल फोन बंद करने या बैटरी निकालने के बाद सेल फोन का स्थान केवल बेस स्टेशन की पोजिशनिंग विधि के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता था। हालांकि कभी कभी यदि कोई विशेष ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता था, तो मोबाइल फोन के मालिक द्वारा उसे मैन्युअल रूप से बंद करने पर भी वो नकली शटडाउन स्थिति में चला जाता था। फिर भी वो इंटरनेट के माध्यम से स्थान की जानकारी भेजता रहता था। हालांकि जगत मेहरा ने इसे कभी क्रियाशील होते नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि यह संभव है। सौभाग्यवश जांच के बाद वो इस बात की पुष्टि कर सका कि तरुण गोयल के फोन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसलिए जगत मेहरा ने अपना फोन बंद कर दिया और उसे अपने अन्य सामान के साथ अपने बैग में रख दिया। बैग पीठ पर लिए उसने फोन के नेविगेशन की दिशा का अनुसरण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक समान गति से दौड़ना शुरू कर दिया। वो सुबह 10 बजे तक दौड़ता रहा। फिर उसने एक छोटी दूरी की मिनी बस पकड़ी। कुछ स्टॉप के बाद वो शहर लौट आया। वो पिछले कुछ घंटों से केवल किराया बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा था, बल्कि पिशाच का खून पीने के बाद अपने शरीर में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों को महसूस करने के लिए दौड़ रहा था। ताकत, गति, चपलता और इंद्रियों में स्पष्ट सुधार के अलावा जगत मेहरा वास्तव में पिशाच की आंखों के कारण उत्पन्न होने वाली क्षमताओं की श्रृंखला के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। हालांकि जब जगत मेहरा ने उल्लू के रक्त से प्राप्त रात्रि दृष्टि क्षमता का उपयोग किया, तो वह तरुण गोयल की यादों में इंफ्रारेड थर्मल इमेजर मोड को नहीं ढूंढ सका। जहां तक सम्मोहन करने और लोगों को डरावनी वस्तुएं दिखाने की क्षमता की बात है, उसने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था और न ही वह जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। हालांकि जगत मेहरा को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि अगर उसने वे क्षमताएं हासिल कर ली हैं, तो वो उन्हें देरसवेर आजमाने में सक्षम होगा। इसके अलावा वापसी के दौरान वो लगातार तरुण गोयल की यादों को खंगाल रहा था। उसे यह अच्छी तरह से पता था कि उसे तरुण गोयल की सभी यादें नहीं मिली थी। क्या उसे 50%, 40% या उससे भी कम मिली थी? उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट था कि पैदल मार्ग के दृश्यों और जगत मेहरा से संबंधित दृश्यों का उपयोग करके पिछली खोज से प्राप्त यादें अधिक व्यापक थी। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि यादें जितनी हाल की होंगी, तरुण गोयल पर उनका प्रभाव उतना ही गहरा होगा और उसे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस बिंदु के माध्यम से जगत मेहरा इस पिशाच की मानसिकता का विश्लेषण भी कर सकता था और यह निर्धारित कर सकता था कि वह किन चीजों को अधिक महत्व देता है। बेशक यह काम भविष्य में किया जाना था। उसने वापस जाकर इस पिशाच पर एक रणनीति को अंजाम देने की योजना बनाई। हालांकि लक्ष्य पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके पास पर्याप्त जानकारी थी जिससे वो पिशाच के मनोविज्ञान और अनुभवों का पुनर्निर्माण कर सके, जटिल यादों के क्रम को सुलझाने में मदद कर सके और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। जगत मेहरा ने सबसे पहले गंदी चोटी वाली महिला हैकर को आधार बनाकर तरुण गोयल की यादों को खंगाला।
कई स्मृति खंडों को जोड़कर उसने अंदाजा लगाया कि साधारण दिखने वाली लेकिन अनोखे कपड़े पहनने वाली महिला हैकर की मुलाकात पिशाच तरुण गोयल से कैसे हुई थी। महिमा नाम की इस महिला हैकर को सबसे पहले तरुण गोयल की दूसरी पहचान के बारे में पता चला था और वह जानती थी कि वह एक हत्या के मामले में शामिल है। इसलिए उसने उस जानकारी का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करने और मोटी रकम हासिल करने की योजना बनाई। हालांकि आगे की जांच करने पर उसने कुछ सुरागों से तरुण गोयल की असली पहचान यानी एक पिशाच होने का पता लगा लिया। इसलिए उसने सीधे तरुण गोयल से संपर्क किया और उसे अपनी खोजी हुई जानकारी भेज दी। उसने उसे यह भी बताया कि इसे कैसे छिपाना है ताकि उस पर शक न हो और उसकी पहचान उजागर न हो। फिर उसने तरुण गोयल का आलिंगन प्राप्त करने और खुद भी पिशाच बनने की इच्छा व्यक्त की। स्वाभाविक रूप से तरुण गोयल मान गया। उसके बाद दोनों ने निजी तौर पर मुलाकात की। उसने गंदी चोटी वाली हैकर महिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उससे वादा किया कि अगर वह उसके लिए काम करे और कम से कम एक और पिशाच या विकृत प्राणी को खोजने में उसकी मदद करे तो वो उसे अपनी रक्त दासी बना लेगा और उसे अमर जीवन प्रदान करेगा। जगत मेहरा जानता था कि तरुण गोयल ने महिमा पर सम्मोहन का प्रयोग किया होगा। हालांकि ये महिला हैकर वास्तव में भाग्यशाली थी। शायद तरुण गोयल को उसकी हैकिंग क्षमताओं की जरूरत संयोगवश ही पड़ी हो, अन्यथा वो शायद पिशाच का शिकार बन जाती। महिमा की यादों से जगत मेहरा ने यह भी देखा कि तरुण गोयल को महिमा से एक संदेश मिला था और फिर उसने उसके साथ वीडियो चैट शुरू की थी। उसने जगत मेहरा के जीहू उपनाम पिपी काचुचू के साथ महिमा की चैट की सामग्री देखी। उसने देखा कि तरुण गोयल जोर जोर से महिमा को निर्देश दे रहा था कि वह जगत मेहरा को हर हाल में बाहर आने के लिए कहे। उसने ही महिमा को पिशाचों के बारे में सारी जानकारी दी थी। तरुण गोयल के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जगत मेहरा वीडियो चैट में महिमा के चेहरे पर घबराहट देख सकता था। वह स्पष्ट रूप से तरुण गोयल की हालत से डरी हुई थी। इसीलिए उसने अपनी अगस्त कासुमी वाली छवि को इतनी जल्दी नष्ट कर दिया। हालांकि इससे जगत मेहरा की उनकी पहचान को भेदने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि वह ज्यादातर समय यादों के मूल स्वामी की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन जगत मेहरा वीडियो चैट और महिला हैकर महिमा के व्यवहार के माध्यम से यह बता सकता था कि तरुण गोयल घबराया हुआ और परेशान था और उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तरुण गोयल का रक्तपान चरण जगत मेहरा के पिछले अनुमान के समान ही था। वह एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था। संभवतः साधारण ताजा रक्त अब उसकी भूख को पूरी तरह से शांत नहीं कर सकता था। उसे अन्य पिशाचों या विकृत प्राणियों के रक्त की आवश्यकता थी। महिमा की बात करें तो जगत मेहरा ने फिलहाल उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये महिला हैकर तरुण गोयल के गायब होने का पता थोड़े समय में नहीं लगा पाएगी। भले ही कोई जवाब न मिले, वो शायद यही सोचेगी कि तरुण गोयल उसे अनदेखा कर रहा है। यदि आवश्यक हो तो जगत मेहरा महिमा को जवाब देने के लिए तरुण गोयल होने का नाटक भी कर सकता है। आखिरकार तरुण गोयल की यादों के माध्यम से वो उनकी संवाद करने की आदतों को जानता था और उनकी बहुत सारी बातचीत देख चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कैनरी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर उसके पास आ गई। वह आज्ञाकारी भाव से उसके कंधे पर बैठ गई और कुछ बार चहकी। जगत मेहरा उसकी आवाज में उत्साह महसूस कर सकता था। वह उसका स्वागत कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए मंत्रियों को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर गए हों। अब जब सम्राट लौट आए हैं तो मंत्री खुशी खुशी उनका स्वागत करने आए और बोले, मैंने शहर की अच्छी तरह रक्षा की है। जगत मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया और कैनरी तुरंत उसकी हथेली पर कूद गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन सिकोड़ ली, मानो उसे इसमें मजा आ रहा हो।
कैनरी के शरीर की गर्माहट महसूस करते ही जगत मेहरा का दिल अचानक धड़कने लगा। उसने आसपास के तापमान को महसूस करने के लिए अपनी पलकें जोर से झपकाई और अपनी निगाहें केंद्रित की। अचानक जगत मेहरा ने महसूस किया कि पूरी दुनिया के रंग पल भर में गायब हो गए हैं। चाहे उसके हाथ में बैठी चिड़िया हो या रसोई में मौजूद खरगोश, सब कुछ अलग अलग रंगों के धब्बों से ढक गया था। यह बिल्कुल किसी फिल्म में इंफ्रारेड कैमरे से ली गई तस्वीरों जैसा था। हालांकि ये उन इंफ्रारेड छवियों से थोड़ा अलग था जो उसने पहले देखी थी। इसमें सामान्य रूपरेखाएं कम थी और रंगों के धब्बे अधिक गहरे और सघन थे। जगत मेहरा मुस्कुराया। उसने वास्तव में ये क्षमता तरुण गोयल के रक्त से प्राप्त की थी। चूंकि उसके पास ये क्षमता थी, शायद उसने अपनी आंखों से संबंधित अन्य 2 क्षमताएं भी प्राप्त कर ली थी। जगत मेहरा उस बच्चे की तरह खुश था जिसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। कैनरी को खुले पिंजरे में वापस उड़ाने के बाद उसने कुछ खरगोशों पर प्रयोग किया और उनके शरीर पर मौजूद विभिन्न लाल धब्बों की संरचना का अवलोकन किया। उसने अपने शरीर को फिर से देखा। सचमुच हल्के लाल धब्बों के बीच नीले रंग के धब्बे भी थे। उसे पहले ही विशाल उल्लू से रात्रि दृष्टि की क्षमता प्राप्त हो चुकी थी और अब उसके पास अवरक्त तापीय इमेजिंग के समान दृष्टि क्षमता थी। मूल रूप से चाहे दिन हो या रात, चाहे कोहरा हो या घने जंगल का जटिल भूभाग, उसे हर स्थिति में बेहतर दृश्य लाभ मिलता। विशेष रूप से अब यदि उसका सामना अन्य पिशाचों या विकृत प्राणियों से होता है तो वो अपनी दृष्टि और गंध दोनों से उन्हें पहचान सकेगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह पहल करके दूसरे पक्ष का पहले पता लगा लेगा और इस प्रकार जीत हासिल कर लेगा। यह अफसोस की बात थी कि इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग दीवारों को भेद नहीं सकती थी। प्लास्टिक बैग, पर्दे और कांच में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यह मोटी दीवारों को भेद नहीं सकती थी। जब तक कि लक्षित जीव का तापमान बहुत अधिक ना हो और वह दीवार के बहुत करीब ना हो। नई क्षमता का अध्ययन करते समय जगत मेहरा ने अनायास ही उन कई वस्तुओं के स्थान का पता लगा लिया जिन्होंने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया था। टिशू 2 अब समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच चुका था। वो अब भी इसे महसूस कर सकता था और उसकी अनुभूति की तीव्रता में कोई खास कमी नहीं आई थी। कुल अनुभूति का समय 2 घंटे 36 मिनट था। बेशक वास्तव में बिताया गया समय इससे कहीं अधिक था। वह टिशू 2 की दिशा तो निर्धारित कर सकता था, लेकिन वह बिना किसी आधार के उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकता था। वह दूरी का अनुमान भी नहीं लगा सकता था। आखिरकार वो उन स्थानों पर पहले कभी नहीं गया था। इसके अलावा कान में बाली पहने युवक के पास रखी हुई बॉल पॉइंट पेन अभी भी शहर में ही थी, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह पेन युवक के पास नहीं थी, क्योंकि वह कूड़े के ढेर में पड़ी थी। लेकिन जब जगत मेहरा ने मोटी लड़की शर्मिला टंडन को दिए गए एक रुपाई के सिक्के को महसूस किया तो वह थोड़ा हैरान रह गया। हालांकि वह अभी भी सिक्के की दिशा का पता लगा सकता था, लेकिन उसकी संवेदनशीलता पहले से कमजोर हो गई थी। अगर किसी ऊतक के साथ ऐसा होता तो जगत मेहरा इसे आसानी से समझ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर ऊतक कई टुकड़ों में टूट जाता तो उसकी इंद्रियां केवल उसके एक हिस्से पर ही काम करती और वह हिस्सा कमजोर हो जाता। ये बात उसने अपने पिछले प्रयोगों से सिद्ध कर ली थी। लेकिन वह तो एक सिक्का था। क्या ऐसा हो सकता है कि मोटी लड़की से सिक्का खो गया हो और उसका एक हिस्सा किसी चीज से टकराकर दूर चला गया हो? यहां काम खत्म होने के बाद उसे इसकी पुष्टि करने के लिए समय निकालना होगा। जगत मेहरा ने रसोई से एक खरगोश उठाया और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परीक्षण करने की तैयारी की। तरुण गोयल की अव्यवस्थित यादों से वह देख सकता था कि उसने पहले जानवरों को प्रभावित किया था, जिससे वे भय की वस्तुओं को देख सकते थे। इसलिए इसे खरगोश पर आजमाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खरगोश को खाने की मेज पर रखने के बाद
जगत मेहरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश में सामने से उसे घूर कर देखा। जगत मेहरा जानता था कि खरगोश की आंखें इंसान की आंखों से बहुत अलग होती हैं। उनकी अलग अलग आदतों के कारण उनकी संरचना भी अलग होती है। खरगोश की आंखें दोनों तरफ स्थित थी, जिससे उसे 360 डिग्री का दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता था। वह आगे और पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिससे घास चरते समय वह बुरे इरादों वाले लोगों से सावधान रह सकता था। हालांकि खरगोश के सामने एक छोटा सा अंधा क्षेत्र था। निकट दूरी से देखने पर केवल 2D छवि ही दिखाई देती थी, 3D छवि नहीं। इसके अलावा खरगोश की फोकस करने वाली मांसपेशियां बहुत कमजोर थी, इसलिए पास के लक्ष्यों पर फोकस करने की उसकी क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर थी। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था, लेकिन दूर की चीजों पर फोकस करने की उसकी क्षमता अधिक मजबूत थी, जिससे वो उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता था। अंधे को आंख मारने से बचने के लिए जगत मेहरा पहले धीरे धीरे सामने से आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे तिरछे आगे बढ़ने लगा। उसने एक निश्चित दूरी बनाए रखी और थोड़ा झुक गया, जिससे उसकी आंखें खरगोश की आंखों के लगभग समानांतर हो गई, ताकि खरगोश उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से देख सके और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। हालांकि उसने अपनी यादों के माध्यम से तरुण गोयल को इस क्षमता का कई बार उपयोग करते देखा था और एक बार स्वयं एक लक्ष्य के रूप में इसका अनुभव किया था, लेकिन इससे उसे केवल इस क्षमता के उपयोग के परिणामों का ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसे इसके उपयोग की प्रक्रिया और विधि या इसे सक्रिय करने के तरीके के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल इसे स्वयं आजमाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अभी अभी इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग विजुअल मोड की खोज की थी। ये कुछ ऐसा था जैसे उसे एक 4 पहियों वाली मशीन मिल गई हो और वह जानता हो कि उसे चलाया जा सकता है, लेकिन उसे कैसे चलाना है ये उसे खुद ही पता लगाना था। और इसे पता लगाने का सामान्य तरीका यही होता कि वह किसी ऐसी कार को चलाकर देखे जिससे वो पहले परिचित रहा हो और उसे उसी तरह चलाए। जैसे ही जगत मेहरा ने खरगोश से नजरें मिलाई, उसने अपनी आंखों को इंफ्रारेड इमेजिंग मोड पर स्विच कर दिया। जैसे ही खरगोश को यह आभास हुआ कि जगत मेहरा कुछ गड़बड़ करने वाला है, वो कूदकर दूर भागना चाहता था। जगत मेहरा ने खरगोश की जांघ की मांसपेशियों में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखा। जैसे ही वो उछलने ही वाला था, उसने हाथ बढ़ाकर उसे वापस मेज पर दबा दिया। बार बार कोशिश करने और कई तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी जगत मेहरा खरगोश को आंखों के संपर्क के माध्यम से आतंकी वस्तु दिखाने का तरीका खोजने में असफल रहा। 2 बार तो गलती से मानसिक धमकी भी सक्रिय हो गई। सौभाग्य से ये केवल दमन प्रकार की थी, न कि हत्या प्रकार की, इसलिए खरगोश पर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ा। कुछ समय बाद वह ठीक हो गया। जगत मेहरा को लगा कि उसकी मानसिक धमकी भावनात्मक आत्मसातकरण और ESP तरुण गोयल के नेत्र संपर्क सम्मोहन और भय प्रक्षेपण से अलग है, लेकिन सार रूप में अंतर्निहित एहसास के मामले में वे समान हो सकते हैं। और यही वह तरीका था जिसकी खोज और चिंतन जगत मेहरा लंबे समय से कर रहा था। उसे हमेशा से लगता था कि एक बार यह तरीका मिल जाए तो वह एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और अपने स्वयं के रूपांतरण को या शायद पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझ पाएगा। जगत मेहरा की वर्तमान विचार प्रक्रिया के अनुसार उनकी ज्ञान प्रणाली का प्रारंभिक विश्लेषण सूक्ष्म जगत में कणों की विशेषताओं से संबंधित था। इन सभी क्षमताओं में एक समान विशेषता थी, वे उपयोगकर्ता की चेतना से जुड़ी हुई थी। एक सामान्य मानव मस्तिष्क में अरबों की संख्या में परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स में हजारों डेंड्राइट्स होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स के एक्सॉन सिरों से जुड़कर सिनेप्स बनाते हैं और संकेतों का संचार करते हैं। न्यूरॉन्स के अलावा मस्तिष्क में ग्लियल कोशिकाओं की संख्या 10 गुना से अधिक थी, जो मस्तिष्क की क्षमता के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार थी।
ग्लियल कोशिकाएं अक्षों पर माइलिन आवरण के खंड बनाती हैं। मध्य में स्थित स्थान को लैंगफी की गांठ कहा जाता था और विद्युत संकेत अक्षों के साथ तेजी से प्रसारित होते थे। यह बहुत संभव है कि संपूर्ण अत्यंत जटिल तंत्रिका तंत्र में निरंतर विद्युत विभव परिवर्तन और संकेत संचरण ने हमारी चेतना का निर्माण किया हो। बेशक यह भी कहा जा सकता है कि ये चेतना के उत्पाद थे, चाहे इसे किसी भी तरह से परिभाषित किया जाए। सार रूप में पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करने और उसे प्रभावित करने वाली एकमात्र चीज पदार्थ ही थी। तब यह भी कहा जा सकता है कि चेतना भी मूलभूत कणों से बनी होती है। आमतौर पर यह माना जाता था कि मानव चेतना को वास्तविक दुनिया को प्रभावित करने के लिए मस्तिष्क को नियंत्रित करके शरीर को विभिन्न संकेत भेजने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह वाणी हो, क्रिया हो या अन्य क्रियाएं हो, वे बाहरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। चेतना को विभिन्न संवेदी अंगों और तंत्रिकाओं के माध्यम से बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। फिर मस्तिष्क में ये जानकारी विभिन्न संकेतों में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि जगत मेहरा, तरुण गोयल और विशाल उल्लू जैसे उत्परिवर्तित जीवों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कार्य विकसित हो गया होगा जिससे उनकी चेतना सीधे बाहरी दुनिया से संपर्क कर सके और उसे प्रभावित कर सके। इस तरह का प्रभाव संभवतः सूक्ष्म जगत के माध्यम से उन अनेक कणों की विशेषताओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था जिनके बारे में अभी तक पता नहीं था। इसलिए वे दूरी की परवाह किए बिना उस वस्तु की स्थिति को समझ सकते थे जिसने संबंध स्थापित किया था। वे दूर से ही दूसरों की भावनाओं को प्रभावित कर सकते थे। वे दूसरों को उस अस्तित्व को दिखा सकते थे जिससे वे अपने दिल में डरते थे और वे स्वयं भी उसे देख सकते थे। बेशक ये सब तो केवल उनके अनुमान और कल्पना ही थे। चाहे कोई भी घटना हो, उनकी आदत थी कि वे पहले अपने ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सिद्धांत खोज ले जो लगभग स्वीकार्य हो। यह सही था या नहीं, इसके लिए आगे और सत्यापन की आवश्यकता होगी। चाहे जगत मेहरा की उत्परिवर्तित क्षमता वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान की सीमाओं को पार कर गई हो या नहीं, स्वयं का अन्वेषण और विश्लेषण करने का एकमात्र तरीका आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से ही था। उदाहरण के लिए चेतना और मस्तिष्क की सोच के स्तर पर वो केवल एफएमआरआई, ईईजी, इकोजी, एमईजी आदि के माध्यम से अवलोकन और निर्णय के बारे में सोच सकता था। दरअसल मस्तिष्क तरंगों की व्याख्या के माध्यम से मस्तिष्क की चेतना को पढ़ने के अध्ययन में कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। सबसे आम तरीका मस्तिष्क तरंगों को पढ़कर टाइप करना या ध्वनियां उत्पन्न करना था। उदाहरण के लिए 2017 के F8 डेवलपर सम्मेलन में एक ऐसी प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था जो लू गेहरिग रोग से पीड़ित एक मरीज को अपने मस्तिष्क से टाइप करने की अनुमति देती थी। 2018 में आर्यनगर विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें लोगों की मस्तिष्क तरंगों को पढ़कर उनके दिमाग में देखी गई छवियों को पुनर्स्थापित करने की क्षमता थी। हालांकि ये फिलहाल केवल मस्तिष्क गतिविधि की व्याख्या के क्षेत्र में ही थे और मूल रूप से कार्यात्मक अनुभूति के क्षेत्र में थे। यदि जगत मेहरा शोध में और गहराई से जाना चाहता है तो वो या तो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनकर विभिन्न शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में प्रवेश कर सकता है या फिर इतना पैसा कमा सकता है कि वह अपने स्वयं के शोध में निवेश कर सके और लोगों को अपने लिए काम पर रख सके। बेशक जगत मेहरा को अभी कोई जल्दी नहीं थी। फिलहाल उसे सबसे पहले अपनी क्षमता पर महारत हासिल करनी थी और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना था। भले ही माइक टायसन को यह न पता हो कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, मुक्का मारते समय प्रत्येक मांसपेशी कैसे सिकुड़ती और फैलती है, भोजन कैसे अवशोषित और परिवर्तित होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे टूटता है और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन का उपभोग कैसे करते हैं, फिर भी ये सब उनके व्यवस्थित प्रशिक्षण में बाधक नहीं हुआ। फिर वो बॉक्सिंग रिंग में उतरते और एक राक्षस को मुक्का मारते। जगत मेहरा और खरगोशों के बीच सौहार्दपूर्ण और आत्मीय मानसिक आदान प्रदान के बाद वो घर से चला गया। खरगोशों में भय उत्पन्न करने में असफल रहने के बाद
जगत मेहरा अपनी सम्मोहन क्षमता को फिर से आजमाने के लिए तैयार था। मोहल्ले से निकलने के बाद वह सीधे पास की किराना दुकान पर गया और पानी की एक बोतल खरीदी। भुगतान करने के लिए अपने व्हाट्सएप से स्वाइप करते हुए उसने लापरवाही से कहा, भाई, यहां किराना दुकान खोल रहे हो, धंधा अच्छा चलेगा, है ना? 40 वर्ष के बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये सब आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। हम मुख्य रूप से ये सब सबकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। जगत मेहरा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए मालिक की आंखों में देखा। मैं यहां का पुराना निवासी हूं। मैं अक्सर यहां सामान खरीदने आता हूं। भाई, आपने मुझे पहले भी देखा होगा। हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था। अरे, हमें पड़ोसी तो माना जाना चाहिए। पानी खरीदने वाले पड़ोसियों को छूट मिलनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। मुझे पानी की एक अतिरिक्त बोतल दे दो, जगत मेहरा ने मालिक की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो ये एक बहुत ही तर्कसंगत अनुरोध हो, जैसे मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे पानी देंगे कोई स्वाभाविक बात हो। हालांकि बॉस दंग रह गया। उसने कुछ हैरानी से जगत मेहरा की ओर देखा और उसका शरीर अनजाने में थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी और थोड़ा डर झलक रहा था। जगत मेहरा, जो अपने शहर लौट आया था, उसने अपनी विग और टोपी उतार दी थी, जिससे उसका जाना पहचाना गंजा सिर दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था, फिर भी उसका मजबूत और शक्तिशाली शरीर दमखम का गहरा एहसास दिला रहा था। जगत मेहरा ने एक नजर में ही जान लिया कि वह इस बात पर संदेह कर रहा था कि क्या वह एक मूर्ख है, लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि वह जानबूझकर परेशानी पैदा करने वाला एक बदमाश तो नहीं है। भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पानी की बोतल कितने की है? मैं आपसे कैसे फायदा उठा सकता हूं? मैं जा रहा हूं, जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा और जल्दी से दुकान से निकल गया। बाहर आने के बाद जगत मेहरा को खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वह इतना निर्दयी भी हो सकता है कि इतनी शर्मनाक बातें कह दे। अगर यह अतीत की बात होती तो वो उसे पीट पीट कर मार डालता। नहीं, अगर उसे पीट पीट कर मार भी डाला जाता तब भी वह ऐसा ही करता। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में अपने पिछले व्यक्तित्व को देखते हुए वो कभी भी खुद को ऐसी असहज स्थिति में डालने की पहल नहीं करता। उस तरह की भावना के बारे में सोचने मात्र से ही वो असहज महसूस करने लगा। लेकिन अब अपनी क्षमताओं को परखने के लिए जगत मेहरा ने महसूस किया कि हर तरह की चीजों के प्रति उसकी सहनशीलता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ठीक वैसे ही जैसे उसने कैनरी को खरीदते समय किया था। उसने मालिक की जानकारी को भांपते हुए सौदेबाजी की। उसे अजनबियों के साथ बातचीत करने का डर नहीं था, या यूं कहें कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। सुविधा स्टोर में मालिक के साथ हुई बातचीत से यह स्पष्ट था कि वह असफल रहा था और उसका कोई सम्मोहनात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। जगत मेहरा हतोत्साहित नहीं हुआ। वो उस इलाके की ओर चल पड़ा जहां चाचा चाचियां अक्सर इकट्ठा होते थे। दोपहर के 3 बज रहे थे और सूरज अभी भी तेज चमक रहा था। इस छोटे से पार्क में लगभग कोई नहीं था। जगत मेहरा ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पेड़ के नीचे शतरंज खेल रहे 2 बूढ़े आदमियों पर पड़ी। वो उनके पास चला गया। जगत मेहरा कुछ देर तक एक तरफ खड़े होकर देखता रहा, लेकिन दोनों बूढ़े आदमियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उनका पूरा ध्यान शतरंज के खेल में लगा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि लाल मोहरे टिक पाएंगे। अगर बचा हुआ हाथी भी खा लिया गया तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। काले मोहरों में भी बहुत सारी कमियां हैं। जगत मेहरा बड़बड़ाता रहा। खेल देखते समय चुप रहने वाले एक सच्चे सज्जन की तरह उसमें समझदारी नहीं थी। लाल शतरंज का मोहरा पकड़े बूढ़ा आदमी पहले से ही घाटे में था और तेवर चढ़ाए बैठा था। अचानक बगल से एक गंजा आदमी निकला और बड़बड़ाने लगा।
स्वाभाविक रूप से वो और भी चिढ़ गया और उसने सिर उठाकर जगत मेहरा को घूर कर देखा। जगत मेहरा उस बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान दे रहा था। जब उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया है, तो उसने तुरंत अपनी चमकदार आंखों से उसकी ओर देखा, जिससे बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। बूढ़े, मेरी बात सुनो। भले ही तुम अभी नुकसान में हो, लेकिन तुम एक मोहरे हो। एक चाल से हालात बदल सकते हैं और बाजी पलट सकती है। तुम मोहरे हो। चलो, जगत मेहरा ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। अचानक उसने दूसरे बूढ़े आदमी से कहा, ओल्ड वर्मा, चलो मेरे घर चलते हैं। मैं ये खेल हार गया हूं। चलो चलते हैं। उन दो बूढ़े आदमियों को देखकर, जो जल्दी जल्दी अपने शतरंज के बक्से समेटकर भागते हुए चले गए, जगत मेहरा ने भौहें चढ़ा ली। आखिर समस्या क्या थी? उन्हें वह दृश्य याद आ गया जिसमें तरुण गोयल लोगों को सम्मोहित करता था। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि उसने चश्मा पहना हुआ था? जगत मेहरा ने अपना चश्मा उतारा और अपने लक्ष्य की तलाश जारी रखी। हालांकि रात के 8 बजे तक जगत मेहरा भटकते भटकते एक व्यावसायिक चौक तक पहुंच गया। रास्ते में उसने लोगों से बात करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। उसने छोटी छोटी बातों पर भी लोगों को सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। जगत मेहरा यह भी सोच रहा था कि लोगों को प्रभावित करने से पहले क्या उसे विश्वास का रिश्ता कायम करना चाहिए। इसलिए उसने एक भिखारी से 20 मिनट तक लंबी बातचीत की। उसने उसे 20 रुपए भी दिए और उसे भाई कहने को कहा। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अंत में उसने भिखारी को सम्मोहित करके उससे KFC बर्गर खरीदने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। इस प्रक्रिया के दौरान जगत मेहरा को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा कि कहीं वो गलती से आध्यात्मिक आघात या भावनात्मक आत्मसात का प्रयोग न कर दे। ये वाकई बहुत थकाने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वो क्षमता न मिली हो? जगत मेहरा पुल पर खड़ा था, अपने गंजे सिर को खुजला रहा था और चिड़चिड़ाते हुए खुद से बुदबुदा रहा था। तरुण गोयल की याददाश्त के अनुसार लोगों को सम्मोहित करना उसके लिए बहुत आसान था। उसे बस सच बोलना होता था और फिर सामने वाले को पूरी तरह से अतार्किक सम्मोहनकारी शब्दों को मनवाना आसान हो जाता था। इसमें विश्वास कायम करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी और न ही इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सम्मोहन तकनीकों का कोई उपयोग था। जगत मेहरा को लगा कि कोई कुंजी जरूर है जो उसे नहीं मिली है। ये एक स्विच की तरह था। बस उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ है और वह एक क्लिक से उसे चालू कर सकता था। जब वह पुल पर खड़ा होकर तरुण गोयल की यादों को ध्यान से खंगाल रहा था, तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया और देखा कि यह प्रदीप भाटी का फोन था। जगत मेहरा ने फोन उठाया। तुम कहाँ हो? प्रदीप भाटी की आवाज थोड़ी उदास लग रही थी। मैं वांडा रोड पर हूं। क्या हुआ है? क्या आज रात तुम खाली हो? चलो साथ में पीते हैं। नहीं, मेरे साथ पियो। मुझे पता है तुम शराब नहीं पीते। मुझे तुम्हारी शराब पीने की जरूरत नहीं है। मुझे पीते हुए देखो। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं खुद जाऊं या तुम मुझे लेने आओगे? जगत मेहरा समझ गया था कि प्रदीप भाटी किसी बात से परेशान है। मैं वांडा रोड से ज्यादा दूर नहीं हूं। मैं आपको लेने आ जाऊंगा। प्रदीप भाटी के मागोतान पर बैठे जगत मेहरा ने अपने दोस्त को कुछ देर तक देखा। उसके शरीर से आ रही धुएं और पसीने की तेज गंध से वह समझ गया कि उसने कम से कम 2 दिन से नहाया नहीं था और न ही कपड़े बदले थे। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी और गंध से अंदाजा लगाया जाए तो उसे पिछले 24 घंटों में घर नहीं लौटना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार जब वो उसके साथ था तो जगत मेहरा ने प्रदीप भाटी के शरीर की गंध को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। वो जानता था कि उसके घर में कई तरह की गंधें थी, जैसे फूलों और बिल्लियों की गंध,
कीर्तिका देसाई और उसके पास एक ब्रिटिश शॉर्टहेयर बिल्ली थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका कीर्तिका देसाई से झगड़ा हुआ था। जगत मेहरा ने प्रारंभिक अनुमान लगाया, लेकिन उसे कारण नहीं पता था। लेकिन प्रदीप भाटी के शरीर की गंध से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कल रात किसी और महिला के पास नहीं गया था।